दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों आज हम एक बुक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्चस्व। ये बुक मैंने अभी रिसेंटली ही पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको पढ़ के अपने दर्शकों को भी सुनाऊं। इसको आप सुनेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चल रही हो नज़रों के आगे। इस बुक को लिखने वाले हैं राजेश पांडे। ये उस एसटीएफ का हिस्सा थे जिन्होंने एक समय में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को लगाम लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आइए शुरू करते हैं। भारत के रेल मंत्री की उनके ही गृहनगर में सरेआम हजारों लोगों के बीच एक रैली में बम मारकर हत्या कर दी गई। उस हत्या को उस कालखंड की शुरुआत माना जाता है जिसने आगे चलकर उत्तर भारत के तमाम हिस्सों से लेकर मुंबई तक में अपराध की जड़ें जमा दी थी। वह रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र थे जिनकी 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर में बम मारकर हत्या कर दी गई थी। ललित नारायण मिश्र अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय राजनेता थे। उन्हें जनता बेहद प्यार करती थी और ललित बाबू नाम से पुकारती थी। इस हत्याकांड ने आम आदमी के दिमाग में शायद पहली बार एक नई आशंका को जन्म दिया था जिसे एक नए माइंडसेट की शुरुआत माना जा सकता है। यह हत्याकांड लोगों के मन में इस हत्याकांड से उपजे द्वंद्व ने एक नई पैठ बनाई थी कि इतने बड़े आदमी की भी हत्या उसी के शहर में, और वह भी हजारों की भीड़ के सामने। और फिर रही सही कसर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षाकर्मी के हाथों उनके ही घर में दिन दहाड़े हत्या ने पूरी कर दी थी। आम आदमी के दिल और दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। असुरक्षा की भावना आम आदमी के मन मस्तिष्क में समा गई और लोगों को यह समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि कोई कहीं भी मारा जा सकता है। बस यही था वह टर्निंग पॉइंट जिसने आगे चलकर पूरे उत्तर भारत, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए। 90 का दशक पुलिस के लिए सबसे बड़ा चुनौती बनकर आया। यह वही दौर था जब गंभीर से गंभीर अपराध करने के बाद अपराधी साफ बचकर निकलने में कामयाब होने लगे। तब इंटरनेट, सीसीटीवी नहीं था, न मोबाइल और न जीपीएस लोकेशन। अपराध के तौर तरीके भी पारंपरिक थे। तो जांच विवेचना से लेकर अदालतों की सारी कार्रवाई और ट्रायल भी मैनुअल था। गवाह मुद्दई खुद लाता था जो अक्सर फर्जी होते थे और जिनमें से 90% हॉस्टाइल हो जाया करते थे। बाकी जो 10% बचते थे वे मारे जाते थे। आज उस दौर को याद कर एक बार फिर सिहरन सी दौड़ जाती है, लेकिन यह सच था और ऐसा ही था 90 के दशक का वह कालखंड। इस व्यवस्था ने अपराधियों को मनबड़ बना दिया। उनके दिलों से पकड़े जाने और सजा पाने का डर खत्म हो गया। बिहार और उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने संगठित होना तो पहले से ही शुरू कर दिया था और अब वे सिर उठाकर अपने वाहनों की खिड़कियों से आधुनिक हथियारों की नालें निकालकर रोड शो भी करने लगे। 25 मार्च 1996 को गोरखपुर में यूपी विधानसभा में 3 बार के विधायक ओम प्रकाश पासवान की भी एक चुनावी रैली में बम मारकर सरेआम हजारों लोगों के सामने उन्हीं के क्षेत्र में हत्या कर दी गई। समस्तीपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर ललित नारायण मिश्र के बम ब्लास्ट के पैटर्न पर ही यह हत्याकांड अमल में लाया गया, जिसमें उनके साथ कई और लोग भी मारे गए। 90 के ही दशक में जब राजनेताओं के दिन दहाड़े सरेआम मर्डर होने लगे तो जाहिर है कि नेताओं के मन में खौफ बैठ जाना ही था। और नई पीढ़ी के वे लोग जो देश के लिए राजनीति के सहारे कुछ करने की वाकई चाह रखते थे, उन्होंने इस राह पर चलने के अपने इरादों पर लगाम लगा दी। राजनीति को अपराधियों, हत्यारों और डकैतों और बलात्कारियों के हाथ में जाने दिया। यह यथार्थ बड़ा भयावह था। हौसलामंद नौजवानों ने अपने रास्ते बदल लिए और सक्रिय राजनेता दुबक से गए। जो बचे उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। बस यही वह समय था जब बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के लिए राजनीति के प्रवेश द्वार पर स्वागत के लिए फूलमालाएं लेकर लोग खुशी खुशी नजर आने लगे। राजनीति के अपराधीकरण या अपराध के राजनीतिकरण की यह शुरुआत धमाकेदार थी। इसमें ग्लैमर था, धन दौलत थी और आधुनिक हथियारों को निहारने का मजा था और जलवा अलग से। इन सियासी माफियाओं की गाड़ियों का काफिला जिधर से गुजर जाता सड़कें अपने आप खाली हो जाया करती थी। एक कलर की, एक मॉडल और एक ही कंपनी की कारें जब हूटर बजाती निकलती थी तो लोग किनारे खड़े होकर उन्हें हसद भरी निगाहों से देखते थे। भीड़ में से कितने ही ऐसे लोग थे जो अनायास हाथ जोड़कर कारों के इस काफिले को प्रणाम कर देते और कारों के अंदर बैठा दुर्दांत अपराधी अपने इस अभिनंदन पर स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा देता।
लखनऊ की चौड़ी चकली सड़कों पर 12 काली बोलेरो का काफिला गुजरता तो लोगों की सांसें रुक जाया करती थी। इन सभी कारों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग शहरों का होता था, लेकिन नंबर एक ही होते थे। तेजाब से नहलाकर रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत मारने वाले शहाबुद्दीन, तड़ातड़ के लिए मशहूर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, हरिशंकर तिवारी से लेकर वीरेंद्र प्रताप शाही जैसों की नेतागिरी इसी तरह परवान चढ़ी। 90 के दशक को इस बात के लिए हमेशा याद रखा जाएगा जब अपराधियों ने अपने लिए नया नाम गढ़ा, बाहुबली। लेकिन इसे इसलिए भी याद रखा जाएगा कि नेताओं के भ्रष्ट आचरण के कारण ही कबीर रहे उनके गुर्गों ने, जिन्हें उन्होंने अपने वोट और बूथ लूटने के लिए पाला पोसा था, उनकी ही गद्दी सरकार कर उसे पूरी बेहयाई से हत्या लिया। इसे कैसे भूला जा सकता है कि अगर जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के लिए घटिया और गैरकानूनी तौर तरीकों को न अपनाते तो ऐसे अपराधियों को सत्ता का नमक चखने का मौका मैसर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नतीजतन जाहिल गंवार से लेकर पढ़े लिखे नौजवानों की एक पूरी ऐसी नर्सरी तैयार हो गई जो कमर में कट्टा खोसे राज सिंहासन पर बैठने को बेताब नजर आने लगे, और देखते ही देखते हाथों में AK-47 लेकर राज सत्ता हासिल करने के उनके ख्वाब पूरे भी होने लगे। इसी दौर में वह दिन भी आया था जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खूनी संघर्ष को पूरी दुनिया ने देखा। यह ऐतिहासिक तथ्य कभी नहीं भुलाया जा सकता कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने अपराधी पृष्ठभूमि के विधायकों को वह अवसर प्रदान किया कि विधायक अपना बाहुबल दिखा पाए। माइक तोड़ तोड़कर एक दूसरे को मारे गए, जमकर खून खराबा हुआ। तब खबरें छपी कि यूपी की विधानसभा में करीब 2/3 विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और लगभग 1/3 विधायकों पर हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। यह आशंका भी व्यक्त की गई कि अपराधी इसी तरह चुन चुनकर विधायक बनते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब कोई कुख्यात माफिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा नजर आएगा। उससे पहले स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो ही चुका था, जिसने कभी न भुलाया जा सकता। उस कांड ने एक सियासी गठजोड़ की जड़ें खोखली कर दी थी कि अगर यह कांड न हुआ होता तो देश का राजनीतिक परिदृश्य बहुत पहले ही बदल चुका होता। उन्हीं दिनों की पैदावार एक ऐसा अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला था जिसके आतंक ने यूपी और बिहार में सबकी नींदें उड़ा दी थी। श्री प्रकाश का संरक्षण बिहार से था। वहीं उसके आका बैठे थे जो बाद में संसद के सदस्य भी हुए। वहीं से उसे अत्याधुनिक हथियार मिलते थे और वहीं से उसने सीखा था कि कैसे अपराध को अंजाम देकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। वह बेहद फुर्तीला और बेधड़क किस्म का अय्याश और बेरहम अपराधी था। उसे 2 ही शौक थे, पहला अपराध और दूसरा औरतों का। उसे किसी का भय नहीं था, आंखों में किसी तरह का मुरव्वत नहीं थी और इंसान के नाम पर खूंखार किस्म का बेदर्द व्यक्ति था, जिसने गोरखपुर में केबल के धंधे में पैर जमाने के लिए एक हफ्ते में ही एक कर दर्जन भर लोगों को मार डाला था। कहते हैं कि कुदरत के खजाने की था किसी को नहीं है। स्याह रात के बाद उजला दिन जरूर निकलता है और गर्मी जितनी भीषण पड़ती है बारिश की संभावना उतनी ही प्रबल होती है। अपराध हद से ज्यादा बढ़ रहे थे और आम आदमी जब इन माफिया के आगे लगभग नतमस्तक होने लगा था और पुलिस हाथ मलती रह जाती थी तो 90 के दशक में 2 धमाके हुए। पहला था ईवीएम और दूसरा था मोबाइल फोन का। ईवीएम की इजाद ने नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन सरका दी थी। वे नेता जो इन्हीं अपराधियों के सहारे बूथ और बैलेट लूटते थे और चुनाव जीतते थे। ईवीएम ने वोटिंग से जुड़े अपराध पर अंकुश लगाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। इसी ईवीएम ने नेताओं के चुनावी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी। ईवीएम ने चुनावी आसानियों के अवसर नहीं पैदा कर दिए, बल्कि कई दिन तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया का बेहद सरल बना दिया। और भ्रष्ट नेताओं के हाथों से वे वोट और बूथ लूटने और लुटवाने का हथियार न सिर्फ छीन लिया बल्कि चुनाव की पारदर्शिता को भी सुनिश्चित कर दिया। 90 के ही दशक का दूसरा सबसे बड़ा धमाका था मोबाइल फोन। इसने तो दुनिया ही बदल दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चलते फिरते फोन से बात होगी और जेब बतियाने की छोटी सी मशीन से आबाद हो जाएगी। मोबाइल फोन ने सबसे अधिक किसी को फायदा पहुंचाया तो वह थी पुलिस। मोबाइल ने पुलिस की न जाने कितनी समस्याओं का समाधान कर दिया। ऐसी समस्याएं जिनके लिए पुलिस को कई दिनों तक इधर उधर दौड़ लगानी पड़ती थी, उनसे छुटकारा ही नहीं मिला बल्कि जरा सी मेहनत से बड़े बड़े अपराधियों के ठिकानों की लोकेशन मिलने लगी। विशेषकर उन अपराधियों की जो फैशन परस्त थे और आधुनिक हथियारों के शौकीन होने के साथ साथ आधुनिक तकनीक को भी अपराध के लिए अपना रहे थे, क्योंकि आधुनिक तकनीक बेहद आसान थी। जिन क्रिमिनल्स ने झट से गैर पारंपरिक तरीकों से हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों को अंजाम देने में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, उन्हें नहीं मालूम था कि वे अपने खात्मे का रास्ता खुद ही तैयार कर रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ल के पास भी यही हुआ। उसे नहीं पता चला कि उसकी लोकेशन बार बार पुलिस को कैसे पता लग जाती थी। इससे वह सशंकित तो हो रहा था, उसे इस बात की बेचैनी तो शुरू हो गई थी कि जहां जहां वह जाता है पुलिस को कैसे पता लग जाता है। लेकिन वह नहीं जान पाया कि जिस मोबाइल से वह सारे काले काम कर रहा है वही उसकी लोकेशन हर लम्हा पुलिस को बता रहा है। इसी मोबाइल की करामात थी कि श्री प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत अपराधी को यूपी पुलिस की STF ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मार गिराया। इसी एनकाउंटर के इर्द गिर्द घूम रही है इस किताब की पूरी स्क्रिप्ट।
श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की पूरी कहानी इस किताब में मौजूद है। यह किताब इस बेहद चर्चित मुठभेड़ की पूरी दास्तान बयान करती है। एक एक बात इसमें लिखी गई है इस मकसद के साथ कि लोग जाने समझे कि पुलिस की कार्यशैली कितनी जटिल होती है। किन संकटों में बेहद संयम के साथ पुलिस को हर समय काम करना होता है। पुलिस को पता है कि आम आदमी इसे अच्छी निगाहों से नहीं देखता। हे दृष्टि से देखी जाती है पुलिस, समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप उसे सिस्टम छूट नहीं देता। इसके बावजूद वह अपना धैर्य बनाए रखती है। वह अपने दायित्व और कर्तव्यों से मुंह नहीं चुरा पाती है। किताब पढ़ने वालों के मन में बार बार यह बात जरूर आएगी कितनी ढेर सारी बातें जो इस किताब में लिखी गई हैं हमें कैसे पता चली, ये बातें हम तक कैसे पहुंची, और यह भी कि इन बातों की सत्यता क्या है। अपने पाठकों से मैं बेहद विनम्रता से बात बता रहा हूँ कि इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वह सच है। पुलिस के अपने सूत्र होते हैं मुखबिर, उनसे बहुत कुछ पता चलता रहता है। इसके अलावा यह बात भी याद रखने की है कि श्री प्रकाश के गैंग के कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। उसको मार दिए जाने से पहले भी और उसकी मौत के बाद भी। श्री प्रकाश एनकाउंटर तथा अन्य अपराधियों से मुठभेड़ के साथ ही क्राइम की जेनेसिस, अपराध की उपज और उसके नतीजों से लेकर अन्य प्रासंगिक आपराधिक विषयों के साथ यूट्यूब चैनल पर किस्सा गोई में 2021 से ही बहुत सी बातें हम बताते सुनते चले आ रहे हैं। फेसबुक पर भी हमें सुना और देखा जा सकता है। उस समय यूपी पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अजय राज शर्मा थे, जिनकी अवधारणा के आधार पर ही यूपी एसटीएफ की बुनियाद रखी गई। हमारे गुरु सरी के रेलवे पुलिस के पूर्व महानिदेशक अरुण कुमार, पूर्व डीजी बीएसएफ रजनीकांत मिश्रा, पूर्व डीजी सुदेश कुमार सिंह समेत साथ के कई सीनियर और जूनियर पुलिस अधिकारियों का योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। किताब में इन सब का उल्लेख मिलेगा। जिन साथियों का नाम नहीं आ पाया उनका भी योगदान याद रखा जाएगा। जिन साथियों ने इस ऑपरेशन में अपनी जान की बाजी लगा दी उनको सबसे ज्यादा हमेशा याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। किताब में उन सभी का घटनाक्रम के अनुसार उल्लेख मौजूद है। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मीनू पांडे का हमेशा शुक्रगुजार रहना होगा कि उनके साथ नहीं हमें दर्जनों नहीं सैकड़ों अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेरित तो नहीं किया, लेकिन कर्तव्य परायणता के पालन के लिए हमेशा हौसला बढ़ाया। बेटी कृति और बेटे आशय ने एक पुलिस अफसर के बच्चों के रूप में किस तनाव और खौफ में वो दिन गुजारे जब एसटीएफ और एटीएस के गठन के दिन थे, और विशेषकर वे दिन जब श्री प्रकाश वाला ऑपरेशन चल रहा था। इस किताब में जो कुछ भी है वह संस्मरण नहीं है बल्कि यूपी के एक आपराधिक कालखंड का ब्यौरा है। लिखने के दौरान ये कोशिश रही है कि कोई भी ऐसी बात न सामने आए जो किसी का हित करती हो। फिर भी चूक हो सकती है, गलती से ऐसी कोई बात जो किसी के अनजाने में मन भारी करे उसके लिए क्षमा। एक जरूरी बात जिसकी बिना किताब मुकम्मल ही नहीं हो सकती वह यह है कि जिन दिनों हम बरेली पुलिस रेंज के डीआईजी और बाद में आईजी रहे तभी कोविड का आक्रमण हो गया और हर मौत की खामोशी ने चादर तान ली। लॉकडाउन के दौरान जब लोग बेबस और लाचारी में दम तोड़ रहे थे तो मन में बार बार बड़ी कसक उठती थी। विचलन ने कुछ करने और कुछ न करने के असमंजस में अपने आप को तैयार किया कि अपने जीवन के सबसे अहम दौर को याद किया जाए और इस तरह इस किताब को लिखने का फैसला किया। लेकिन लिखा कैसे जाए? हम कोई साहित्यकार तो नहीं, लेखक तो नहीं, हम तो उतना ही लिखना जानते हैं जितना पढ़ना होता था, और पुलिस की नौकरी में आने के बाद तो उतने को भी प्रैक्टिस नहीं रहती थी। तब मिले बरेली के मोहम्मद अशफाक जो बड़े उम्दा टाइपिस्ट थे। लॉकडाउन के सन्नाटे में हमने उन्हें अपने आवाज़ पर बुलाया और उनके सामने बोलना शुरू कर दिया। वह इतने परफेक्ट टाइपिस्ट थे कि हम बोलते जाते और लिखते जाते हैं। सिलसिला 24 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ और 25 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ और किताब तैयार हो गई। उनका यह कर्ज हमेशा याद रहेगा। राजेश पांडे। वह शहर जिसकी शामें खुशनुमा होती थी, उस शहर की आज की शाम खूननुमा हो चुकी थी। यह शाम 13 जनवरी 1997 की थी। सर्दी बहुत थी और हवाएं अपनी ठंडी लटें बिखेर रही थी। सर्दी ज़्यादा हो तो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की शाम किसी भी मायने में कम हसीन होने का एहसास कराना नहीं भूलती थी। अदब और तहजीब के शहर लखनऊ की शाम थी। लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ। इस शहर की शामों को दहशत और खौफ से भर देने का नापाक मंसूबा बना लिया गया था। रात के लगभग 8 बजे वायरलेस पर संदेश आने लगे। लखनऊ के लाटुश रोड कैसरबाग में एक आदमी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जब वायरलेस सेट पर यह सूचना प्रसारित हो रही थी तब राजेश पांडे वजीरगंज से कैसरबाग की तरफ आ रहा था। आनंद फानंद में वह भागकर उस जगह पहुंचा जहां यह घटना हुई थी। वहां काफी भीड़ जमा थी। उस भीड़ के बीच एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उसका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पुलिस के जो कांस्टेबल्स मौके पर सबसे पहले पहुंचे थे गोलियों के खोखे खोज कर निकाल रहे थे। राजेश पांडे का वहां पहुंचते ही उसे बताया गया कि यह लाश विवेक श्रीवास्तव की है। वह लखनऊ का एक पुराना और सबसे बड़ा लॉटरी का व्यवसायी था। शरीर पर पड़े गोलियों के निशान देखकर राजेश पांडे हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। वह सोचने लगा कि किसी व्यक्ति को मारने के लिए इतनी गोलियों की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा सवाल उसके जहन में आया कि शहर के इस सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके में किसी शख्स ने इतने इत्मीनान से अनगिनत गोलियां चलाई कैसे होंगी।
बहरहाल पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक के घर वालों से संपर्क किया गया और मुकदमा लिखाने की बात कही गई। यह बात और वारदात यहीं खत्म हो गई। महीना और साल यही था, बस तारीख बदल दी गई। इस महीने की 24 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की व्यस्तम जगह टेढ़ी पुलिया के इलाके में टीटू सरदार और उसके अन्य साथियों की एक चैम्बर में घुसकर हत्या कर दी गई। यह भी शाम के तकरीबन 8 बजे की बात थी। पुलिस का काम बढ़ना लाजमी था। एक ही समय में राजधानी में 2 हत्याएं हुई थीं। सरकार और पुलिस महानिदेशक ऑफिस से निर्देश पर निर्देश आने लगे और राजधानी पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। वारदात की जगहों से बटोरे गए खोखे मिलान के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गए। इसके बाद 2 महीने तक कोई बड़ी हत्या या वारदात नहीं हुई, जैसा कि पुलिस, पत्रकार और पुलिस को समर्थन करने वाले राजनेता हमेशा करते हैं। ऐसी बातें होने लगी थी कि इन वारदातों को अंजाम देने वाला कोई बाहर का गैंग था। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और पता चल जाएगा। कहा जाने लगा कि कुछ सूत्र मिले हैं, कुछ मुखबरी हुई है और गैंग के बारे में पता चल रहा है। जल्द ही दोनों घटनाओं का पर्दाफाश होगा। तभी 31 मार्च 1997 को लखनऊ के ट्रांस गोमती इलाके के इंदिरा नगर इलाके में, जो कि पर्याप्त विकसित और लखनऊ का सबसे शांत इलाका माना जाता रहा था, वहाँ एक घटना हुई और बदलता बसंती मौसम इस भयानक त्रासदी का गवाह बन गया। यह बात सुबह 9:30 बजे की है। उस दिन स्प्रिंगडेल स्कूल में प्राइमरी सेक्शन के बच्चों का रिजल्ट आना था। स्वाभाविक रूप से बच्चों के अभिभावक भी बच्चों के साथ आए थे। स्कूल के बाहर भारी तादाद में अभिभावकों की गाड़ियां खड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस पहने अपने माँ बाप की उंगलियां पकड़े हुए गेट के बाहर निकल रहे थे या अंदर जा रहे थे। तभी गोलियों के तड़तड़ाने की आवाज़ आनी शुरू हुई। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोगों ने जानने समझने की कोशिश की कि यह सब हो क्या रहा है। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक व्यक्ति बीच सड़क पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। एक महिला और उसके साथ का एक बच्चा भी, जो उस व्यक्ति के साथ चल रहे थे, अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भागे। मारने वाले 3 लोगों ने उस औंधे पड़े व्यक्ति पर कार्बाइन और पिस्टल से सिर और पीठ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोलियां चलाने के बाद वे लोग लगभग 10 कदम वापस गए और फिर अचानक लौट आए। उनमें से एक स्मार्ट सा दिखने वाला लंबे कदकाठी का आदमी खून से लथपथ उस व्यक्ति के करीब आया। उस लंबे से आदमी ने जीन्स, टी शर्ट और एक महंगा स्पोर्ट्स शूज पहन रखा था। उसके दोनों हाथों में पिस्टल थी। उसने औंधे पड़े हुए उस व्यक्ति को पैर से सीधा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब न हुआ तो उसके साथ के एक व्यक्ति ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर उसे बड़ी बेदर्दी से खींचकर सीधा किया। और वहीं पर खड़े होकर जल्दी से उन्होंने दोनों पिस्टल की मैगजीन बदली। साथ वाला व्यक्ति, जो छोटे कद का था लेकिन ज्यादा तेज तर्रार दिख रहा था, उसने स्टेन गन की मैगजीन बदली। लंबे कद काठी के उस आदमी ने जोरदार आवाज में गाली देते हुए कहा, बहुत घूर घूर कर देखता था। यह कहने के बाद उसने उसकी दोनों आंखों में 5-5 गोलियां और दाग दी। इस पूरी घटना को स्कूल के लगभग 100 से ज्यादा मासूम बच्चे और उनके माँ बाप सांसें थामकर स्कूल की बाउंड्री के अंदर से खौफजदा होकर देख रहे थे। आंखों में गोली मारते समय जब उसके शरीर में कुछ हरकत सी हुई तो उस लंबे कदकाठी वाले स्मार्ट आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, साला इस बार भी बच जाएगा। हार्ट किधर होता है, दाईं तरफ या बाईं तरफ? इतना सुनकर छोटे कदकाठी के दूसरे व्यक्ति ने उसके सीने के दोनों तरफ 10-10 गोलियां चलाई। अब उनकी दूसरी मैगजीन भी खाली हो चुकी थी। गोलियों से छलनी हो चुके व्यक्ति को उसने जोर जोर से गालियां दी और उस पर थूका। उसके बाद दोनों तेज तेज कदमों से चलते हुए लगभग 100 कदम दूर खड़ी अपनी गाड़ी तक गए और इत्मीनान से वहां से निकल गए। जिसकी जघन्य हत्या हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया वीरेंद्र प्रताप शाही थे, जिनके बारे में कभी न तो पुलिस ने यह सोचा था और न ही उनके समर्थकों ने कि उनकी हत्या इस तरह कर दी जाएगी। वीरेंद्र शाही की हत्या की खबर पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल की आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारी और उनके साथ चल रहे तमाम सिपाही फिर से खोखा बीनने में लग गए और घंटों खोखे और कारतूस बीने गए। प्रत्यक्षदर्शी लोगों से बातें करने की कोशिश की गई, लेकिन इस विभत्स दृश्य को देखने के बाद लोग इतने डरे सहमे थे कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। सबकी जुबान पर मानो ताले लग गए हों। वीरेंद्र शाही का मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पहले से ही दबाव में चल रही लखनऊ पुलिस और दबाव में आ गई। वीरेंद्र प्रताप शाही के अंतिम संस्कार में बहुत बड़ी संख्या में गोरखपुर से उनके परिजन और ढेर सारे समर्थकों के साथ ही राजनीतिक दलों के अनेक लोग भी इकट्ठा हुए। इसमें भारी पुलिस बल भी लगाया गया।
वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालय से ही अंतिम संस्कार के लिए कानून व्यवस्था कायम रखने की ड्यूटी में लगे हुए पुलिसकर्मियों से ये जानने का प्रयास करते रहे कि वहां से कुछ पता चल सके कि यह हत्या किसके द्वारा की गई है। ज्यादातर लोगों ने यह कयास लगाया कि यह हत्या वीरेंद्र शाही के परंपरागत दुश्मन और गोरखपुर के ही हरिशंकर तिवारी के लोगों ने की होगी। इससे पहले भी वीरेंद्र शाही पर गोरखपुर में गोलघर के पास 2 बार हमले हो चुके थे। उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, किंतु उसमें वीरेंद्र शाही बाल बाल बच गए थे। उन घटनाओं को भी हरिशंकर तिवारी के ही मत्थे मरा गया था। वीरेंद्र शाही के उस अंतिम संस्कार में ही शामिल किसी सगे संबंधी ने अपने जानने वाले एक सब इंस्पेक्टर को बताया कि यह गैंग बिहार का है, रेलवे के ठेकों का झगड़ा है और पिछले 6 महीने से कोई श्री प्रकाश शुक्ला नाम का व्यक्ति इसे फोन पर धमकाता रहा है। वह बार बार कहता था कि होली से पहले इसे मार देंगे। उस व्यक्ति ने बहुत दृढ़ता पूर्वक कहा कि हरिशंकर तिवारी के लोगों में कोई इतना दुस्साहसी नहीं है जो इतने इत्मीनान और इतने विभत्स तरीके से शाही की हत्या कर सके। जब राजेश पांडे को जानकारी मिली तो उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर को बुलाकर यह जानने की कोशिश की कितनी गंभीर बात उसे किसने बताई। तमाम पुलिसिया पैंतरों के बाद भी उस इंस्पेक्टर ने न तो जानकारी देने वाले का नाम बताया और न कोई जानकारी दी। वह बार बार यही कहता रहा, मारने वाले बहुत खूंखार अपराधी हैं और वह जानकारी देने वाले को मार देंगे। तब पहली बार श्री प्रकाश शुक्ला का नाम पुलिस की जानकारी में आया। इसके बाद गोरखपुर के अधिकारियों से जानने की कोशिश की गई कि यह श्री प्रकाश शुक्ला है कौन और कहाँ का रहने वाला है। काफी छानबीन के बाद यह पता चल पाया कि यह मामखोर गांव का रहने वाला एक नौजवान लड़का है, जिसकी उम्र महज 22-23 वर्ष रही होगी। वह असलों का शौकीन है और ज्यादातर बिहार में रहता है। इसके अलावा उसके बारे में कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वीरेंद्र प्रताप शाही की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोलियों के कुल 126 निशान थे। कुछ गोलियों के भीतर जाने के और कुछ गोलियों के बाहर आने के थे। वीरेंद्र शाही का मारा जाना अपराध जगत के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी और यह पुलिस के लिए एक भयंकर चुनौती थी। वीरेंद्र शाही पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए बिहार के जिलों में बहुत जाना पहचाना नाम था। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय होने के कारण उत्तर पूर्व रेलवे के अधीन बिहार का बड़ा हिस्सा और पूर्वी उत्तर प्रदेश रेलवे टेंडर और रेलवे से संबंधित गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र गोरखपुर था। रेलवे के टेंडर से मिलने वाली ठेकेदारी कम समय में ज्यादा पैसा बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। उस समय जब सरकारी कामों के लिए टेंडर की योजना शुरू हुई थी तो टेंडर या तो वीरेंद्र प्रताप शाही के आदमी हथिया लेते थे या हरिशंकर तिवारी के लोग। हाथों हाथ यह टेंडर 10-15% कमीशन पर अपने अपने आदमियों को दे दिए जाते थे। धीरे धीरे टेंडर को पूल करने का यह काम अन्य सरकारी विभागों में भी शुरू हो गया, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, नगर निगम, वन, खनन और बहुत से छोटे मोटे विभाग शामिल थे। इन विभागों के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और सप्लाई के टेंडर या तो हरिशंकर तिवारी के लोगों के पास जाते थे या फिर वीरेंद्र शाही के गुर्गों के पास। सरकारी विभागों के इन्हीं टेंडर को लेकर गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में इतना खून खराबा हुआ और दिन दहाड़े इतनी हत्याएं हुई कि गोरखपुर को देश का क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र बहादुर सिंह गोरखपुर के रहने वाले थे और वे इस बढ़ते अपराध से परेशान हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका था जब पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराध जातिगत आधार पर हो रहा था। ठाकुर जाति के अपराधियों का हित और संरक्षण वीरेंद्र प्रताप शाही करते थे और ब्राह्मण अपराधियों के हितों का संरक्षण का जिम्मा हरिशंकर तिवारी उठाया करते थे। इस माफिया गैंगवार को रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र बहादुर सिंह ने ही उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम बनाया। इससे थोड़ा बहुत सुधार तो हुआ और छोटे मोटे अपराधियों पर अंकुश भी लगाया जा सका। इसी समय बिहार के कुछ माफिया गैंगों ने रेलवे टेंडर में हस्तक्षेप करना शुरू किया। वे अपने कुनबे के साथ टेंडर के दिन गोरखपुर आ जाते थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रतिरोध वीरेंद्र प्रताप शाही के लोगों से करना पड़ता था और रेलवे ऑफिस के सामने गोलियों की आवाजें आम बात हो गई थी। सूरजभान बिहार का एक बाहुबली था। वह बिहार के पटना जिले में मोकामा का रहने वाला था और रेलवे के ठेके लिया करता था। ठेके लेने के लिए 10-15% कमीशन शुरुआत में ही देना पड़ता था, जिसके बाद लाभ कम हो जाता था। ऐसे में सूरजभान अपने गैंग के साथ गोरखपुर में रुककर ऐसी संभावनाएं तलाश करने लगा कि उसे गोरखपुर के रहने वाले किसी व्यक्ति का साथ मिल जाए जो प्रभावी रूप से वीरेंद्र शाही के गुंडों से मुकाबला कर सके। ऐसे ही एक दिन सूरजभान ने किसी बड़े टेंडर के लिए रेलवे मुख्यालय के बाहर टेंडर लेने की नाकाम कोशिश की।
उसी टेंडर को हथियाने फैजाबाद के विधायक पवन पांडे, सत्तू पांडे, घनश्याम पाठक, आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी भी गए थे। रेलवे कार्यालय के गेट पर ही वीरेंद्र प्रताप शाही के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सूरजभान और उसके सहयोगी वहां से भाग निकले। पवन पांडे के सहयोगी भी वहां से जान बचाकर भागे। रास्ते में भागते समय सूरजभान की मुलाकात पवन पांडे से हुई। सूरजभान ने पवन पांडे से कहा, भैया आप लोग कहां से हैं? मैं अयोध्या से विधायक हूं, मेरा नाम पवन पांडे है। बाकी लोग भी अयोध्या से हैं? सूरजभान ने पूछा। हाँ, सभी मेरे मित्र हैं, यह सत्तू पांडे है, यह आनंद पांडे है। सूरजभान ने पूछा, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? हम लोग मीटर गेज के ब्रॉड गेज कन्वर्जन में गिट्टी सप्लाई का टेंडर लेने आए थे, पवन पांडे ने कहा। अरे आया तो मैं भी उसी काम से था, सूरजभान ने कहा। तब पवन पांडे ने जवाब दिया, यह सहिया किसी बाभन को रेलवे का ठेका नहीं लेने देगा, इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सूरजभान ने कहा कि मैं भी 6 महीने से इसकी गुंडई से परेशान हूं। 10 साल से रेल मंत्री बिहार के होते आए हैं। जॉर्ज बाबू, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, जगजीवन राम सारे के सारे बिहार के थे, लेकिन आज तक किसी बिहारी ठेकेदार को बिहार के रेलवे का काम का ठेका गोरखपुर से नहीं मिल पाया। काम हम कराएं, मंत्री हमारा, बजट हमारा और सारा मजा शाही और तिवारी लूटे। ये कितने दिन चलेगा? सूरज भाई, आपने मेरे दिल की बात कह दी। ये गुंडई के बल पर टेंडर ले लेते हैं और बिना कोई काम किए करोड़ों रुपए लेकर छोटे ठेकेदारों को ठेका बांध देते हैं। दोनों ही हरामी हैं, पवन पांडे ने कहा। दोनों में ज्यादा हरामी कौन है? सूरजभान ने पूछा। पहले उसी से निपटना होगा। तिवारी जी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन यह शहिया हाथ भी नहीं रखने देता, पवन पांडे बोला। सूरजभान ने तुरंत कहा, पवन भाई आप पंडित हो इसलिए कह रहे हो कि तिवारी जी कुछ एडजस्ट कर लेते हैं? मैंने सारे जतन करके देख लिए, ये दोनों एक नंबर के हैं। बात करते करते सभी होटल पहुंच गए। पवन पांडे ने होटल के नीचे सूरजभान को नमस्कार किया और कहा, अगर आपका कोई फोन नंबर है तो दीजिए, मिलकर काम करना होगा। आइए कमरे में बैठकर बात करते हैं, सूरजभान बोला। पवन पांडे थोड़ी हिचकिचाहट में बोले, फिर कभी बात कर लेंगे, हो सकता है मुकामा ही आ जाए। पवन भाई इतना ज्यादा वक्त नहीं है, 20 दिन में फिर से सप्लाई का टेंडर है, साथ ही साथ बिहार के 5 छोटे रेलवे स्टेशनों के विस्तार का भी टेंडर है। कुल मिलाकर पूरा टेंडर 100 करोड़ रुपए से ऊपर का है, सूरजभान ने बताया। इतना सुनकर पवन पांडे ने अपने लोगों को इशारा किया और सारे लोग होटल के भीतर आ गए और एक ही कमरे में बैठकर बातचीत शुरू हुई। पवन भाई पहले तो यह बताओ कि असले कौन कौन से हैं? सूरजभान ने पूछा। 9mm पिस्टल, 1 स्टेन, बाकी 315 बोर की राइफलें। छोटे असलों का फिलहाल कोई कमी नहीं है, पवन पांडे ने जवाब दिया। इन असलों से इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। सूरजभान ने कहा, बिना एके के इनसे पार नहीं पाओगे। एके की आवाज और मार बेहोशी का इंजेक्शन है। सामने वाला 10 मिनट तक अपने असले पर हाथ भी नहीं लगा पाता। पवन ने जवाब दिया, इधर तो कहीं नहीं मिलती और हमने तो देखी भी नहीं है। हम 4 AK-47 देंगे, सिर्फ इसी शर्त पर कि अगले टेंडर पर बचना नहीं चाहिए, सूरजभान ने कहा। ठीक है, कहाँ से दिलवाओगे? पवन पांडे ने पूछा। सूरजभान ने कहा, अभी मेरे साथ चलो, मुकामा में मेरे घर पर चारों रखी हैं। पवन पांडे ने कहा, कल मेरी रिश्तेदारी में एक शादी है, अभी तो नहीं चल सकता, लेकिन अगले टेंडर से पहले जरूर। सूरजभान ने अपना लैंडलाइन नंबर दिया और कहा, आने से पहले इस पर फोन कर लेना। जो भी फोन उठाए उसे बताना कि दादा से बात करनी है। अशोक सिंह गोरखपुर से बोल रहा हूँ। पवन पांडे ने डायरी में यह नंबर नोट किया और सवाल किया, मैं समझा नहीं कि अशोक सिंह के नाम से क्यों फोन करना है? पवन भाई आप विधायक हैं, लोग आपको जानते हैं, अपना नाम बताएंगे तो हमारे आसपास रहने वाले भी अपना दिमाग चलाने लगेंगे, सूरजभान बोला। पवन पांडे ने कहा, ठीक है, और वह अपने काफिले की 5 गाड़ियों के साथ वहां से निकल गया। 1 घंटे बाद सूरजभान अपने काफिले के साथ पटना वापस चला गया। 4 दिन बाद सत्तू पांडे, रजन तिवारी, श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी पवन पांडे के आवास पर बैठे हुए थे। सत्तू पांडे ने बात छेड़ी और पवन पांडे से कहा, भाई जो बिहारी उस दिन गोरखपुर में मिला था वह AK-47 की बात कर रहा था।
आपको क्या लगता है कि ऐसे ही भौकाल बना रहा था कि कुछ दम भी है? उसे चलाने की तो छोड़ो, AK-47 हमने देखी भी नहीं है और वह 4 AK देने की बात कर रहा है। पवन पांडे ने जवाब दिया, सत्तू भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी के भरने से ऐसे ही आ जाऊँगा। मैंने भी लोगों से पता किया है, आदमी वजनदार है और इसमें कोई लोचा नहीं है। अब कितनी AK-47 उसके पास है यह तो जाने पर ही पता चलेगा। पवन पांडे ने जेब से अपनी डायरी निकाली और देखकर बताया, उसने अपना नंबर दिया था, बात करो और पूछो कि हम लोग कब आ जाएं। यहाँ सवाल 4 AK-47 का नहीं है, सवाल 100 करोड़ के टेंडर का है। एक बार टेंडर मिलने लग जाएं फिर AK-47 मशीन गन सब अपने पास होंगी। ठीक है भैया, मैं इतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता, श्री प्रकचवा से बात कराते हैं, सत्तू बोला। ठीक है, कहते हुए पवन पांडे डायरी में से जोर जोर से नंबर पढ़ने लगा और श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने हाथ पर वह नंबर लिख लिया। पवन पांडे के ऑफिस में लगे फोन से वह नंबर लगाया गया। एक ही बार में फोन उठ गया। श्री प्रकाश ने कहा, मैं फैजाबाद से अशोक सिंह बोल रहा हूँ, दादा से बात करा दीजिए। 2 मिनट बाद सूरजभान लाइन पर आ गया। श्री प्रकाश ने फोन पवन पांडे की तरफ बढ़ा दिया। पवन पांडे ने दुआ सलाम के बाद पूछा, भाई हम लोग कब आ जाएं? उधर से जो भी जवाब आया सुनकर पवन पांडे ने कहा, ठीक है, और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद पवन पांडे ने कहा, वह परसों बुला रहा है, 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी सत्तू ले जाए और परसों चलते हैं। 3 दिन बाद ये सारे लोग मोकामा पहुंच गए। 3 जगहों पर इन लोगों से आवश्यक पूछताछ और जांच पड़ताल की गई और इसके बाद सूरजभान के आदमी सभी लोगों को घेर ले आए। बातचीत के बाद सूरजभान ने इशारा किया और उसका आदमी एक काले रंग का क्रिकेट किट बैग लेकर आया। सूरजभान ने एक एक करके 4 AK-47 निकाली और सबको दिखाई। सबने बारी बारी से AK-47 हाथ में लेकर देखी। सूरजभान ने कहा, ज्यादा लंबी बातचीत से कोई फायदा नहीं है, बात मुद्दे की करते हैं। अभी मैं 2 AK-47 दूंगा। शाम हो चली है, घर के पीछे गंगा नदी बहती है, खाना खा लो और मेरे साथ गंगा के तट पर चलो, वहीं इसका इस्तेमाल भी 10 मिनट में बता दूंगा। 2 AK-47 लेकर तुम लोग चलो, 2 मैं खुद टेंडर वाले दिन लेकर आऊंगा। अगर काम हो गया तो ये दोनों AK-47 हमेशा के लिए दे दूंगा और काम नहीं हुआ तो वह दोनों भी अपने साथ वापस ले जाऊंगा। फिर जब भी आप लोग बताएंगे मैं चारों लेकर आऊंगा। यह ध्यान रहे कि यह काम होना ही है। एक बात और पवन भाई, आप देख लीजिएगा, जिसके पास जिगरा हो AK-47 वही चलाए। पवन ने तुरंत कहा, यह श्री प्रकाश शुक्ला है जिसने आपसे बात की थी, इस पर हमें भरोसा है। एक इसे दे देंगे और एक आनंद पांडे चला लेगा। कौन श्री प्रकाश शुक्ला? सूरजभान ने पूछा। दादा मैं ही हूँ, श्री प्रकाश तुरंत बोला। आपने जो नाम बताया था उसी नाम से मैंने फ़ोन किया था, अशोक सिंह। जी दादाजी, तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, इतने लंबे लंबे नाम बोलने की आदत नहीं है, अब से मैं तुम्हें अशोक सिंह ही कहूँगा और तुम्हें जब भी बात करनी हो तो अशोक सिंह के नाम से ही बात करना, सूरजभान ने कहा। दोनों AK-47, उसकी भरी हुई मैगजीन और 100 कारतूस लेकर पवन पांडे मोकामा से 3 गाड़ियों के साथ रवाना हो गया। रास्ते में श्री प्रकाश ने पूछा, किन किन रास्तों से जाना ठीक होगा, कहीं रास्ते में चेकिंग न मिले। तब यह पाया गया कि सभी लोग पहले पवन पांडे के आवास अयोध्या चलेंगे, फिर वहां से अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। रेलवे के टेंडर की अगली तारीख 2-3 महीने के लिए टाल दी गई और यह 24 अक्टूबर 1996 निर्धारित की गई। श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद पांडे AK-47 का इस्तेमाल करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे कि इसी बीच शराब की दुकानों की नीलामी का समय आ गया। 31 मार्च को शराब की दुकानों की नीलामी होनी थी। फैजाबाद की शराब की दुकानों का ठेका इस बार पवन पांडे और उसके भाई राकेश पांडे को लेना था। फैजाबाद के सतेंद्र सिंह उर्फ लंगड़ का आतंक था और शराब की नीलामी के समय जिला कचहरी में नीलामी के लिए जाने वाले लोगों को वह धमकाया करता था। फैजाबाद में बैठकर इस बात तय की गई कि इस बार की नीलामी से पहले सतेंद्र को मार देना है, नहीं तो इस साल भी नीलामी वही ले लेगा और कमीशन लेकर दुकानें अपने ठेकेदारों में बांट देगा। आजकल वह जिप्सी से चल रहा है, उसके पास अपनी 9mm पिस्टल है, पीछे 3 आदमी 315 बोर की राइफल और एक DBVL बंदूक लेकर चलते हैं। गाड़ी वह खुद चलाता है और साथ में बैठा हुआ आदमी किसी न किसी नाजायज असले से लैस रहता है, श्री प्रकाश ने बताया। आनंद पांडे बोला, भैया फायर पावर अच्छी है,
उसके लौंडे टूटेंगे नहीं, सब उसी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, बहुत होशियारी से काम करना होगा। जब वह सड़क पर गाड़ी चलाता है तो किसी को ओवरटेक नहीं करने देता। अगर किसी को ओवरटेक करना होता है तो पीछे बैठे लौंडे असला दिखाकर डरा देते हैं। अगर पहचान वाला कोई आदमी हुआ तो लौंडे बता देते हैं, इनको पास दे दो, सुधीर त्रिपाठी बोला। यह तो और अच्छा है, श्री प्रकाश बोला। ओवरटेक करने की कोशिश की जाएगी, मौका देखकर घेर कर मार लेंगे, आनंद बोला। बेवकूफ़ी की इंतहा है तुम सब में, श्री प्रकाश ने कहा। जबरदस्ती बेवकूफ़ी की इंतहा है तुम सब में, श्री प्रकाश ने कहा। जबरदस्ती ओवरटेक करोगे तो पीछे जो 315 लेकर बैठे हैं वह पेल देंगे। जिसकी गोली पहले चल जाती है मैदान में वही बादशाह होता है। पहली गोली हर हाल में हमारी ही चलेगी। दादा की AK-47 लंगड़ पर टेस्ट की जाएगी, बात तय हो गई। लखनऊ चलकर अपनी मारुति कार में VIP वाला सारन लगवाते हैं, अमीनाबाद की बाजार में लग जाएगा। पीछे आने वाली गाड़ियों में जब VIP गाड़ी का सायरन बजता है तो लंगड़ खुद सिर निकाल कर देखता है कि गाड़ी किसकी है। किसी अधिकारी की गाड़ी होती है तो उसे पास दे देता है, और किसी नेता की गाड़ी हो तो उसको पास नहीं देता है। इससे क्या होगा, पवन पांडे ने पूछा। श्री प्रकाश बोला, बाईपास पर वह रोज जाता है, सराय राशि के पास जहां थोड़ा सुनसान है। मारुति नजदीक ले जाकर VIP सारन बजाएंगे। सारन बजाते ही वह मुंडी निकालकर पीछे जरूर देखेगा। जब तक उसकी समझ में आएगा कि मारुति में बैठकर कौन VIP सारन बजा रहा है, तब तक AK-47 की पूरी मैगजीन उसकी खोपड़ी में होगी। यह भी तय किया गया, सिर्फ मारुति में चलेंगे और फैजाबाद से उसको ढूंढना शुरू करेंगे। बाईपास में खाली जगह मिल जाएगी, वहीं पर पेल देंगे। पवन ने कहा, AK-47 लेकर तुम ही चलोगे, आनंद वाली AK मेरे घर पर ही रहेगी। 2 AK ले जाने में रिस्क है, एक स्टेन सुधीर ले लेगा, बाकी सब छोटे असले रखेंगे। 3 दिन पीछा करने के बाद 22 फरवरी 1996 को सतेंद्र उर्फ लंगड़ अपनी जिप्सी से सराय राशि के पास बाईपास पर जैसे ही मुड़ा, थोड़ी ही दूर तक चलने के बाद इन लोगों ने उसका पीछा करना शुरू किया। गाड़ी धीरेन्द्र चला रहा था और आगे की बाईं सीट पर श्री प्रकाश AK लेकर बैठा हुआ था। सफेद मारुति जिसमें ये बैठे थे उसके शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी। जैसे ही गाड़ी जिप्सी के नजदीक पहुंची, जिप्सी में पीछे बैठे लंगड़ के रक्षकों ने ओवरटेक न करने का इशारा किया। श्री प्रकाश ने धीरेन्द्र से कहा, गाड़ी तेज रफ्तार करके बराबर में लाओ, गाड़ी तेज करके सारन बजा देना। धीरेन्द्र ने ऐसा ही किया। गाड़ी ओवरटेक करने की पोजीशन लेकर जैसे ही वह गाड़ी को जिप्सी के पास ले गया, गाड़ी का VIP हूटर बजा दिया। हूटर बजते ही लंगड़ ने साइड से सिर निकाल कर देखना चाहा। दोनों गाड़ियों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। लंगड़ के सिर निकालते ही श्री प्रकाश ने AK का बस झोंक दिया। करीब 20-25 गोलियां सीधा लंगड़ के सिर में समा गई। 100 से भी अधिक की रफ्तार में चलती हुई लंगड़ की जिप्सी सड़क के किनारे लटकर नीचे खाई में जा गिरी। उसमें बैठे सभी लोग सीधे खाई में जा गिरे। श्री प्रकाश, आनंद, सुधीर, पवन पांडे सब दौड़कर पलटी हुई जिप्सी की तरफ लपके। पीछे बैठे हुए लंगड़ के सारे चिंटू असले छोड़कर भागे। थोड़ी दूर तक खदेड़ कर जिसके पास भी कोई असला था सब छीन लिया गया। श्री प्रकाश और उसके साथी लोग सारे असले 315 की राइफल उठाकर मारुति में ले आए और वहां से सीधे लखनऊ कैसरबाग स्थित पवन पांडे के शिवसेना कार्यालय आ गए। सारे असले वहीं रखे और एक दूसरे को बधाई दी कि इस साल का पूरे फैजाबाद का शराब का ठेका पवन भाई के नाम हो गया। अब किसी की में इतनी हिम्मत नहीं है कि फैजाबाद कलेक्ट्रेट के शराब नीलामी पंडाल के भीतर भी घुस सके। इसी बीच श्री प्रकाश ने मौका निकालकर केसरबाग चौराहे के PCO से सूरजभान को फोन किया। मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ। दादा बोल रहे हैं? हाँ बताओ अशोक। दादा का टेस्ट कर लिया, बिल्कुल सही है, पहला शिकार हो गया। अब 24 अक्टूबर का इंतजार है। दादा ने शाबाशी दी और बोला, ठीक है, 24 अक्टूबर में बहुत टाइम है, कभी मौका मिले तो आना। इस बीच 4 मई 1996 को मोदीपुर, जहां प्रकाश के बड़े भाई ओम प्रकाश का परिवार रहता था, वहां उनकी किसी राम शंकर श्रीवास्तव से कुछ कहा सुनी हो गई। श्री प्रकाश ने 4 मई 1996 को राम शंकर श्रीवास्तव से की हत्या कर दी।
इस हत्या के बाद उसका मन बढ़ता गया और 29 अप्रैल को उसने गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता नवीन सिंह को यूनिवर्सिटी के एनसी हॉस्टल में गोली मार दी, लेकिन वह बच गया। फिर 24 सितंबर को गोरखपुर में ही उभरते हुए नेता विवेक सिंह को कैंटोनमेंट में उसने गोली मार दी। इन हत्याओं से गोरखपुर में लोग वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के अलावा श्री प्रकाश शुक्ला को भी जानने लगे। 24 अक्टूबर की तारीख आई। सूरजभान अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गोरखपुर आ गया। श्री प्रकाश, आनंद, सुधीर ने पहले से ही होटल की व्यवस्था कर रखी थी। सूरजभान और उसके लोग सीधे होटल आ गए। बैठकर बातचीत हुई और तय किया गया कि शराब का ठेका लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन सैया खुद नहीं आएगा। उसे पूरा भरोसा है कि अब कोई विरोध नहीं होगा। उसे एक प्रोग्राम में गोलघर आना है, वहां से घर जाते समय या रेलवे की ओर आते हुए रास्ते में उसे ठोक देते हैं, टेंडर टल जाएगा। अगली तारीख निश्चित होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रलोक लॉज के पास लॉज की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में से 2 गाड़ियां ली गई। एक गाड़ी में श्री प्रकाश की टीम, दूसरी गाड़ी में सूरजभान की टीम। 2-2 AK-47 और बाकी के असले लेकर बैठ गए। वे सब वहीं पर इंतजार करते रहे कि शाही अपनी एम्बेसडर कार पर ड्राइवर के साथ दूर से आता दिखाई पड़ा। इधर दोनों गाड़ियां स्टार्ट हुई। जैसे ही एम्बेसडर नजदीक आने को हुई, दोनों गाड़ियां उसी दिशा में रेंगने लगी। प्लान तय था कि दोनों तरफ से ओवरटेक करते हुए मार देंगे और साइड से निकल जाएंगे। शाही की गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां और थी, जिसमें शाही के लोग असलों के साथ बैठे हुए थे। प्रोग्राम के मुताबिक शाही की गाड़ी के बाईं तरफ से श्री प्रकाश की गाड़ी ओवरटेक करेगी और दाहिने तरफ से सूरजभान की। और करो नेक्स्ट पेज वाला करो, नेक्स्ट पेज करो, नहीं करो, जाओ। देखो मेरी वीडियो में डिस्टर्ब कर रही हो तो। प्रोग्राम के मुताबिक शाही की गाड़ी के बाईं तरफ से श्री प्रकाश की गाड़ी ओवरटेक करेगी और दाहिनी तरफ से सूरजभान की। सूरजभान की गाड़ी ने आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि उल्टी दिशा से एक ट्रक आ गया। उसको रोकने की भरसक कोशिश की गई, किंतु वह सामने से निकल गया और शाही की गाड़ी काफी आगे निकल गई। श्री प्रकाश ने बाईं तरफ से ओवरटेक कर लिया और ओवरटेक करते ही एक से बस्ट फायर खोल दिया। गाड़ी में 20 गोलियां लगी। तब तक पीछे से सूरजभान की भी गाड़ी आ गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से कई सारी गाड़ियां वहां रुक गई। शाही की गाड़ी पर इतनी गोलियां लगने के बावजूद उसका ड्राइवर गाड़ी को तेज रफ्तार से लेकर आगे निकल गया। भीड़ बढ़ती देखकर श्री प्रकाश और सूरजभान की गाड़ियां वहां से जिधर रास्ता मिला उस रास्ते को पकड़कर भाग गई। अगले दिन अखबार से पता चला कि गोलीबारी में शाही के एक गनर की मौत हो गई थी। शाही के ड्राइवर को सिर्फ एक गोली हाथ में लगी थी और शाही ने अपना सिर सीट के नीचे कर लिया था। पैर और कूल्हे का हिस्सा ऊपर कर दिया था। शाही को भी गोलियां लगी, लेकिन कूल्हे और जांघ में। शाही पर यह पहला बड़ा हमला था जिसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। काफी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद शाही फिर स्वस्थ होकर घर लौट आया। इस बीच श्री प्रकाश शुक्ला ने उनको फोन करके कहा, मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ और तुमको मैं होली से पहले हर हाल में निपटा दूंगा। शाही ने पहले इस फोन को नजरअंदाज किया, लेकिन श्री प्रकाश ने अशोक सिंह के नाम से फिर एक बार फोन किया। शाही ने इस पर माँ बहन की गालियां दी। शाही को मार न पाने का दुख सूरजभान को बहुत था। सूरजभान ने पवन पांडे को फोन करके कहा, वादे के मुताबिक शाही मारा नहीं गया, हमारी AK-47 वापस कर दो। पवन पांडे ने यह बात श्री प्रकाश को बताई। श्री प्रकाश ने फोन करके सूरजभान से कहा, दादा हम पर यकीन करिए, हम होली से पहले इसे हर हाल में मार देंगे। सूरजभान ने कहा, अशोक तुम्हारी हिम्मत तो मैंने देखी, तुम हिम्मती तो हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी शेर को घायल करके छोड़ा है, अब वह वार करेगा, ज्यादा असले लेकर चलेगा, अब इस पे टाइम लगेगा। साल भर तक रेलवे का कोई टेंडर नहीं मिल सकता। मुझे उम्मीद थी कि 100 करोड़ का टेंडर मिल जाएगा तो मैं अभी गोरखपुर में एक मकान ले लूंगा और तुम्हारे लिए ऑफिस बनवा दूंगा। AK वापस कर दो, होली तक हम इंतजार करेंगे। ठीक है दादा, मैं वापस कर दूंगा, श्री प्रकाश बोला। श्री प्रकाश को यह बात खल गई और उसने शाही की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ लड़कों को बुलाकर थोड़ा लालच भी दिया। एक दिन एक लड़के ने उसे आकर बताया कि कल शाही सुबह की गाड़ी से लखनऊ जाएगा, वहाँ कोई मीटिंग है। श्री प्रकाश ने पवन पांडे से तुरंत संपर्क किया और कहा, पता करो लखनऊ में कहाँ मीटिंग है और वह कहाँ रुकेगा। फिर आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी से कहा, 4-5 लड़के सवेरे स्टेशन पर भेजो तो वह सिर्फ बताते रहे कि वह किस डिब्बे में बैठा है, कब उतरेगा, लखनऊ स्टेशन से किस गाड़ी से निकलेगा। जिस स्टेशन पर 2 मिनट गाड़ी खड़ी हो वहां से यह पवन भाई को टेलीफोन करके बताता रहेगा, हम लोग रोड के रास्ते निकलकर लखनऊ पहुंच रहे हैं। ट्रेन पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे, तब तक पवन भाई को यह सारी सूचना मिल चुकी होगी और वह स्टेशन के बाहर किसी को भेजकर उसकी लोकेशन बता देंगे कि वह किस गाड़ी से निकला है और उसे लेने कौन सी गाड़ी आई है। मौका अच्छा रहेगा, वहीं निपटा लेंगे।
तय कार्यक्रम के मुताबिक 4-5 लड़के ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में बैठ गए और चुपचाप उन्होंने देख लिया कि 10 असरदारी के साथ शाही ट्रेन में बैठा हुआ है। स्टेशन के पीसीओ से जानकारी पवन पांडे को दे दी गई कि शाही गोरखपुर लखनऊ एक्सप्रेस में बैठा है और इंजन से नापते हुए 7वें डिब्बे में है। संभवतः यह रिजर्व डिब्बा है। रास्ते में हाईवे के किनारे बने पीसीओ से श्री प्रकाश शुक्ला पवन पांडे के यहाँ फोन करके ताज़ा जानकारी लेता रहा। समय से पहले वह स्टेशन पर पहुंच गया। गाड़ी आ गई, उसमें से उसके लड़के उतरे। गोंडा रेलवे स्टेशन पर शाही उतर गया है, लड़कों ने बताया। एक लड़के को उन लोगों ने उसके पीछे पीछे उतार दिया। उस लड़के ने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि स्टेशन के बाहर 3 गाड़ियां लगी हुई थी और शाही उन्हीं में बैठकर रोड के रास्ते लखनऊ की तरफ गया है। गाड़ी का नंबर श्री प्रकाश, सुधीर और आनंद ने नोट कर लिया और मायूस होकर सभी लोग पवन पांडे के कैसरबाग वाले कार्यालय में पहुंच गए। श्री प्रकाश ने पवन से कहा, भाई लखनऊ में मीटिंग कहाँ थी, यह पता चल गया होता तो उसको वहीं घेर लेते और कहीं ना कहीं तो रुका ही होगा। किसी को भेजकर ये पता लगाओ कि गाड़ी कहाँ कहाँ रुकी है। आज मूड बहुत खराब हो गया है, या तो यहाँ या फिर गोरखपुर वापस जाते समय आज उसे मारना है। पवन ने वहीं बैठे बैठे कई फ़ोन किए और सबको 3 गाड़ियों के नंबर नोट कराए। फिर कहा कि पता करो ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ खड़ी हैं। लगभग 1 घंटे बाद पवन पांडे को सूचना मिली कि वो तीनों गाड़ियाँ हजरतगंज में गन्ना संस्थान के सामने वाली ढाल पर जो वीआईपी गेस्ट हाउस है उसकी पार्किंग में खड़ी है। सारे लोग गाड़ी में बैठकर गन्ना संस्थान के सामने वाली ढाल के मोड़ पर पहुंच गए। सभी लोग गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे। श्री प्रकाश, हेमू गुजर, आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी मारुति गाड़ी के भीतर बैठे रहे। मोड़ पर ढाल जहां शुरू होती है वहां गुलमोहर का एक पेड़ है, उसी के ठीक नीचे गाड़ी लगा दी गई। वहां से गेस्ट हाउस की पार्किंग और पोर्टिको साफ साफ दिखाई देता है। श्री प्रकाश ने कहा, कोई भी गाड़ी से उतरेगा नहीं। तीनों गाड़ियों में ये 13-12 लोग हैं। बाहर निकलने पर अगर किसी ने पहचान लिया तो यह प्लान फेल हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। गाड़ी के शीशे से लगातार कोई न कोई पार्किंग में खड़ी तीनों गाड़ियों और पोर्टिको पर निगाह बनाए हुए थे। 2-2.5 घंटे बीत गए, शाही बाहर नहीं निकले। इसी बीच आनंद पांडे ने कार का दरवाजा खोला। श्री प्रकाश ने फौरन अपनी पिस्टल लोड कर बोला, अगर नीचे उतरे तो मार दूंगा। आनंद पांडे सकपका गया और बोला, भाई पेशाब भी नहीं करने दोगे? पेशाब करने जाना है, कोई नीचे नहीं जाएगा। जिसको पेशाब लगा है, बिस्लेरी की खाली बोतलें गाड़ी में पड़ी हैं, उसी में कर ले, श्री प्रकाश बोला। 6:30 बज गए थे और फिर 7 बजे तक धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। श्री प्रकाश ने कहा, अंधेरा हो गया है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हेमू गुजर और सीरिया पहलवान को इन सालों में से कोई नहीं पहचान पाएगा। इनको यहाँ रोक दो और पवन भाई से एक गाड़ी मंगवा लेते हैं, हम लोग वापस चलेंगे। रात में 12 बजे तक अगर निकला तो पवन भाई के यहाँ ये लोग सूचना दे देंगे, वहाँ से सब लोग फिर गाड़ी से आ जाएंगे। ऐसा ही किया गया। शाही रात भर नहीं निकले। अगले दिन भी पूरा दिन वे लोग गाड़ी में बिस्लेरी की बोतलों का पानी और लाई चना खाकर इंतजार करते रहे, लेकिन शाही नहीं निकले। तीसरे दिन गोरखपुर में किसी अपने आदमी की दुकान का उद्घाटन करने के लिए शाम तक शाही को पहुँचना था। यह बात श्री प्रकाश ने गोरखपुर से पता की और सवेरे 6 बजे ही सुधीर त्रिपाठी, आनंद पांडे और श्री प्रकाश उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। आधे घंटे बाद शाही अपने सभी आदमियों के साथ गाड़ी की तरफ आते दिखाई दिए, लेकिन उसी समय कोई मंत्री अपने बड़े काफिले के साथ स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा। श्री प्रकाश ने कहा, यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत लोग मारे जाएंगे, चुपचाप इसका पीछा कर लेते हैं। वहां से वीरेंद्र शाही इंदिरा नगर एक महिला के यहाँ पहुंचे और उस घर से थोड़ी देर पहले ही उतरकर अपनी गाड़ी और सिक्योरिटी को वापस गेस्ट हाउस भेज दिया। वहां भी श्री प्रकाश अपने साथियों के साथ पूरा दिन इंतजार करता रहा कि शाही शायद बाहर आए, क्योंकि जाते समय किस मकान में गया था यह श्री प्रकाश और उसके साथी लोग नहीं देख पाए थे। उस समय साथ में गुजर और सीरिया पहलवान नहीं थे और बाकी सभी गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए पहचाने जाने के डर से ये नीचे नहीं उतरे। रात होने पर वे लोग वहां से फिर वापस कैसरबाग लौट गए। उधर हेमू गुजर और सीरिया पहलवान गेस्ट हाउस की पार्किंग में शाही की गाड़ी और उनके सिक्योरिटी वालों पर नजर रखे हुए थे कि जब भी उसको आना होगा गाड़ी यहाँ से मंगवाएगा। लेकिन गाड़ी गेस्ट हाउस से नहीं निकली। सुबह लगभग 8 बजे उस पेड़ की आड़ से श्री प्रकाश ने देखा कि शाही, उसके साथ एक महिला, एक आदमी और एक छोटा बच्चा पैदल ही महिला के मकान से निकलकर करीब 50 कदम की दूरी पर दूसरे मकान के अंदर गए। वहाँ कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था और दूसरा कोई आदमी भी नहीं था।
फौरन जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ गाड़ी ले गए और बाहर जाने के रास्ते पर गाड़ी स्टार्ट करके वहीं छोड़ दी और स्कूल के अभिभावकों की भीड़ में बाउंड्री के पास सारे लोग खड़े हो गए। उस गाड़ी और उस घर से शाही के निकलने का इंतजार करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद वीरेंद्र शाही महिला और बच्चा उस मकान से निकलकर महिला के मकान की तरफ जैसे ही बढ़े, लपक कर श्री प्रकाश ने पहले शाही को पीछे से गोली मारी और फिर पूरे इत्मीनान से शाही की तलाशी ली। इसमें शाही की लाइसेंसी पिस्टल और जेब में रखे खून से लथपथ 20,000 रुपए थे निकाल लिए। शाही की हत्या प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी घटना थी और पुलिस पर भारी दबाव बनने लगा। कुछ दिनों तक सारे लोग वहीं घूमते रहे। पुलिस अब गोरखपुर और फैजाबाद में हमें ढूंढने के लिए जगह जगह दबिश देगी। पवन भाई का ठिकाना भी अब सुरक्षित नहीं है, पुलिस जरूर वहां भी ढूंढेगी, इसलिए लखनऊ में ही कोई मकान तलाशना होगा। श्री प्रकाश बोला। ऐसे कैसे तलाशा जाएगा? आनंद ने पूछा। अखबारों में किराए पर मकान देने का विज्ञापन बहुत निकलता है, उसमें देखकर तलाशो। फोन से बात करेंगे और चलकर देख लेंगे। मकान गोमती नगर में मिले तो अच्छा है, सुबह शाम निकलकर आंखें सेकेंगे, अच्छे अच्छे माल उसी इलाके में है। यह कहते हुए श्री प्रकाश की आंखों में चमक आ गई थी। आनंद ने अखबार देखकर बताया, विशाल खंड में एक मकान का विज्ञापन है, टेलीफोन नंबर भी दिया है, बात कर लो। दोपहर में पीसीओ जाकर विज्ञापन में दिए हुए उस नंबर पर बात की गई और फोन पर कहा गया, मैं अशोक सिंह हूँ, मुझे मकान की जरूरत है। मैं बिहार के जहानागंज कस्बे का टाउन एरिया चेयरमैन हूँ, मुझे अपने भतीजों को पढ़ाने के लिए लखनऊ में एक मकान की जरूरत है। अगर परिवार के साथ रहेंगे तभी ये मकान में किराए पर दूंगा, उधर से कहा गया। श्री प्रकाश ने जवाब दिया, पूरे परिवार के साथ आऊँगा, मेरी भाभी और पत्नी आ जाएंगी और जुलाई में जैसे ही बच्चों का रिजल्ट मिल जाएगा बच्चे भी ले आऊँगा। बात तय हो गई, किराया भी तय हो गया। अगले दिन मकान देखने का मामला तय हुआ तो इसी बीच प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री के बेटे मृत्युंजय शुक्ला से मुलाकात हो गई। मृत्युंजय यहीं का रहने वाला है, कल इसको भी साथ ले लेंगे। अगर मकान वाले ज़्यादा पूछताछ करेगा तो मृत्युंजय शुक्ला अपने बाप के बारे में बताकर तय करा देंगे। श्री प्रकाश बोला। अगले दिन मृत्युंजय शुक्ला के साथ गोमती नगर में IAS अखंड प्रताप सिंह के बंगले के पीछे उस मकान पर वे लोग पहुँच गए और मकान मालिक से बातचीत हुई। परिवार कितने दिन में आएगा? मकान मालिक ने पूछा। बस 1 हफ्ते में परिवार आ जाएगा। मकान मालिक ने फिर कहा, परिवार लेकर ही आइएगा, तब रहना शुरू करिएगा। वहाँ से निकलने के बाद सभी श्री प्रकाश पूछने लगे कि साले परिवार कहाँ से लाओगे? श्री प्रकाश ने कहा, कल कानपुर चलो, बर्रातीन से मंजुआ को ले आएंगे, जिसके पास हम लोग जाते हैं उसी को ले आएंगे। हफ्ते 10 दिन रहेगी तो मकान मालिक को तसल्ली हो जाएगी, तब उसे वापस भेज देंगे। अगले दिन सारे लोग कानपुर पहुंचे। मंजू से बात हुई तो पहले मंजू ने साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में अपने साथ उषा को भी ले जाने की बात पर राजी हो गई। 2 दिन बाद लाल बत्ती लगी हुई एम्बेसडर और जिप्सी लेकर श्री प्रकाश कानपुर से मंजू और उषा को ले आया। मकान मालिक को बुलवाकर मंजू को अपनी पत्नी और उषा को अपनी भाभी बताकर परिचय कराया। मकान मालिक को विश्वास हो गया और उसने 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाकर दस्तखत करवाए। मकान मालिक ने कहा, आप लोग अपना सामान ले आकर अब रह सकते हैं, हम लोग 2-3 दिन में सामान भी ले आएंगे। श्री प्रकाश ने जवाब दिया। मकान मालिक कहीं और रहते थे, इतना बताकर वे चाबी देकर चले गए। श्री प्रकाश, आनंद और सुधीर दोनों महिलाओं के साथ मकान के भीतर चले गए। श्री प्रकाश ने आनंद से कहा, जाओ 5 गद्दे, चद्दर, तकिया और किचन का कुछ सामान बाजार से ले आओ। शाम तक आनंद गद्दा, चद्दर और किचन का कुछ सामान लेकर वापस आ गया। श्री प्रकाश बहुत रंगीन मिजाज और अय्याश था। एक कमरे में उसने मंजू और उषा के साथ अपना बिस्तर लगाया, बाकी 2 कमरों में आनंद सुधीर के रुकने का इंतजाम किया। उसने मंजू और उषा को धमकाते हुए कहा, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, यदि कोई सामान लेने जाना हो तो आनंद या सुधीर जाएगा, बाहर निकलना होगा तो मैं खुद तुम लोगों को मेरे साथ ले चलूंगा। इस बीच श्री प्रकाश पवन पांडे से मिलने के लिए 1-2 बार अयोध्या भी गया। हजरतगंज के जियामऊ में पवन पांडे ने मकान पर कब्जा कर लिया था और उसके बगल में जो प्लाट था उस पर भी कब्जा कर लिया। वहाँ एक छोटा मकान भी बना लिया था, पर श्री प्रकाश को उसने जियामऊ वाले मकान के बारे में नहीं बताया था। बातचीत में कहीं श्री प्रकाश को जानकारी हो गई कि पवन पांडे लखनऊ में आकर जियामऊ में अपने मकान पर ही रुकता है। एक दिन ढूंढते ढूंढते श्री प्रकाश पवन पांडे के जियामऊ वाले मकान पर पहुंच गया। पवन पांडे अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। श्री प्रकाश की नीयत पवन पांडे की पत्नी पर खराब हो गई। श्री प्रकाश अपने लोगों से पता कर लेता था कि पवन पांडे इस समय कहाँ है। जैसे ही उसे पता लगता था कि वह अयोध्या में है, वह जियामऊ वाले मकान पर पहुंच जाता, उसकी पत्नी को शॉपिंग कराने ले जाता। बहुत जल्द ही पवन पांडे को भी पत्नी के साथ उसके संबंध भी हो गए। ये बात धीरे धीरे पवन पांडे को भी पता चल गई। तब तक पवन पांडे चुनाव भी हार गया था और उसकी तमाम दुश्मनियां भी हो गई थी। पवन पांडे को जब ये पता लगा कि श्री प्रकाश उसकी पत्नी को लेकर घूमता रहता है, तो एक दिन पवन पांडे ने श्री प्रकाश से बहुत तल्ख बातचीत की।
श्री प्रकाश ने कहा, अगर लखनऊ में दिखाई पड़ गए तो AK-47 की पूरी मैगजीन तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। एक दिन श्री प्रकाश को यह पता चला कि पवन पांडे चिन्हट में किसी से मिलने आया है, तो वह सीधे चिन्हट पहुंच गया। पवन पांडे ने श्री प्रकाश को आते हुए देख लिया और वह डर के मारे फिर से घर के भीतर घुस गया। श्री प्रकाश भी पीछे पीछे घर के भीतर घुस गया। भीतर जाकर उसने अपनी AK-47 निकाली। श्री प्रकाश ने पवन पांडे से कहा, तुम्हें मना किया था कि लखनऊ में मत दिखाई देना, अभी मैगजीन तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। पवन पांडे ने श्री प्रकाश के पैर पकड़ लिया और बोला, मैं उत्तर प्रदेश ही छोड़ दूंगा, और 1 हफ्ते के भीतर वह मुंबई चला गया। श्री प्रकाश ने लखनऊ यूनिवर्सिटी जाकर गोरखपुर के लड़कों से संपर्क करना शुरू किया। कुछ समय तक लखनऊ में पेजर की सुविधा शुरू हो गई थी। श्री प्रकाश ने भी एक पेजर ले लिया और गोरखपुर के कई दर्जन लोगों को भी पेजर दिलवा दिया। पेजर से लड़कों को लखनऊ के अलग अलग इलाकों में बड़े व्यापारी, बड़े बिल्डर और बड़े डॉक्टरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया। इस जानकारी के लिए वह कुंडली शब्द का इस्तेमाल करता था। उसने लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर और धनवान शख्स मूलराज अरोड़ा की कुंडली निकालने के लिए कहा। मूलराज अरोड़ा लखनऊ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। उसने लखनऊ के शुरुआती दौर में आयशा अपार्टमेंट 1, 2 और 3 हिस्सों में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का निर्माण कराया था। इसे उसने महंगे दामों पर बेचा था। वह रेलवे का बहुत बड़ा ठेकेदार भी था। लखनऊ की छोटी लाइन रेलवे स्टेशन के भवनों का निर्माण भी मूलराज अरोड़ा ने ही कराया था। कुंडली निकालने वाले लड़कों से मूलराज अरोड़ा की रेकी कराई गई। एक दिन रात में 10:30 बजे मूलराज अरोड़ा के घर पर फोन आया। फोन का आना था कि घर का माहौल परेशानी से भर गया। मूलराज अरोड़ा से फोन करने वाले आदमी ने बेहद रहस्यमयी भाषा में कहा, पिछले 2 दिन से मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि जब तुम सिविल हॉस्पिटल के पास गाड़ी से उतरकर दवा की दुकान से दवा खरीद रहे थे, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। उस समय तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं था। मैं चाहता तो तुम्हें वहीं गोली मार देता। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे 1 करोड़ चाहिए। मूलराज अरोड़ा ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले दिन मूलराज को फिर फोन करके श्री प्रकाश ने कहा, पैसा तुम्हारे पास है, दे दो, नहीं तो वसूल कर लूंगा। चलो थोड़ा थोड़ा करके ही दो, मैं आदमी भेजूंगा, अभी 50 लाख रुपए से दे देना। मूलराज ने कहा, मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब श्री प्रकाश का फोन आता था तो उसकी बेटी फोन उठाती थी और यह कह देती थी कि पापा घर पर नहीं है। श्री प्रकाश ने मूलराज अरोड़ा की बेटी से अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। उसके बाद बेटी ने भी फोन पर आना बंद कर दिया। नौकर फोन उठाते थे और मना कर देते थे। 1 हफ्ते के बाद श्री प्रकाश ने कुंडली निकालने वाले लड़के से पूरे दिन की लोकेशन पेजर पर देने को कहा। कुंडली निकालने वाले लड़के ने बताया कि इस समय मूलराज अपने ऑफिस में बैठा है। 13 मई 1997 को श्री प्रकाश, आनंद, सुधीर और 2 और लड़के गाड़ी से मूलराज अरोड़ा के ऑफिस हजरतगंज में सिविल अस्पताल के सामने पहुंच गए। श्री प्रकाश ने ऑफिस के भीतर जाना चाहा तो 2 सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। तब आनंद और सुधीर ने तुरंत पिस्टल निकाली और सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक छीन ली। श्री प्रकाश सीधे मूलराज अरोड़ा के चैम्बर में पहुंचा। वहां AK-47 दिखाकर बोला, फौरन खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। फोन नहीं उठाओगे तो क्या बच जाओगे? और फिर कहा, नीचे गाड़ी तक चुपचाप चले चलना। रास्ते में जरा सी भी चालाकी की तो भेजा बाहर निकाल आएगा। यहीं से सीधे तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारी लड़की को अपने साथ ले आऊंगा। मूलराज ने थोड़ा नानुकुर करने की कोशिश की तो श्री प्रकाश ने AK-47 उसके सीने पर लगा दी। मूलराज श्री प्रकाश के साथ चलने लगा। श्री प्रकाश ने AK-47 अपने पिट्ठू बैग में रखी और पिस्टल मूलराज की कमर के पास लगा दी। श्री प्रकाश बोला, पिस्टल मेरे हाथ में है, चालाकी नहीं करना। बाहर निकलते समय श्री प्रकाश ने ऑफिस का दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। मूलराज को वह लिफ्ट से नीचे लाया और अपनी मारुति गाड़ी में बिठा लिया। वहां से सीधे अपने घर ले गया। वहां पर उसने अपनी मारुति छोड़ दी और एम्बेसडर में मूलराज को बीच में बिठाया। एम्बेसडर में लाल बत्ती हटाकर नीली बत्ती लगाई और फैजाबाद की तरफ गाड़ी मोड़ दी। आनंद ने कहा, भाई नीली बत्ती से पहचान हो जाएगी। साले नीली और लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी को लेकर हिंदुस्तान में कोई रोक टोक नहीं करता। अभी देखना, जहाँ जहाँ पर पोस्ट मिलेगी पुलिस वाले सलामी भी देंगे और गाड़ी क्रॉस भी कराएंगे। श्री प्रकाश ने जवाब दिया। आनंद चुप हो गया। श्री प्रकाश आगे की सीट पर बैठा था और धीरेन्द्र सिंह गाड़ी चला रहा था। चिन्हट बैरियर पर खड़े पुलिस वालों ने सलाम किया और बैरियर खोलकर नीली बत्ती लगी एम्बेसडर को आगे का रास्ता दिया। ऐसे ही कुछ बाराबंकी सिटी और फैजाबाद के रौनाही थाने के सामने लगे बैरियर पर भी हुआ। मूलराज को लेकर सारे लोग मोकामा पहुंच गए। सूरजबान ने मोकामा कस्बे के ही एक मकान में मूलराज को रखवा दिया। बातचीत शुरू हुई। लखनऊ में हड़कंप मच गया। लखनऊ में यह भी जानकारी हो गई कि किसी अशोक सिंह का फोन आता था जिसने अपहरण किया है।
मूलराज अरोड़ा के बड़े भाई पटना में रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे। मूलराज ने कहा तुम्हें जो भी पैसा चाहिए मेरे भाई से बात करा दो, मैं दिलवा दूंगा, लेकिन फ़ोन करके मेरी बेटी को तक न किया जाए। क्योंकि श्री प्रकाश इस बीच मूलराज के घर पर लगातार फ़ोन कर रहा था और उसकी बेटी ही फ़ोन उठाती थी, जिससे श्री प्रकाश अश्लील बातें शुरू कर दी थी। एक दिन श्री प्रकाश ने मूलराज को धमकाते हुए कहा था, मैं रोज़ टेलीफोन पर तुम्हारी बेटी का चुम्मा लेता हूँ, 2-3 दिन में पैसा दिलवा दो, नहीं तो उसको भी उठाकर यहाँ ले आऊँगा और यही तुम्हारे सामने ही उसका भंडारा करूँगा। मूलराज रोने गिड़गिड़ाने लगा, भाई से बात करा दिए, पैसा दिलवा दूंगा। वह 50 लाख पर तय हुई और पटना में ही 50 लाख सूरजभान के आदमी को दे दिए गए। पैसा मिलने के बाद श्री प्रकाश ने मूलराज अरोड़ा से कहा, 50 लाख ही मिले हैं, 50 लाख उधार हैं, उसका जल्दी ही इंतजाम करना। मूलराज छूटने की जल्दी में था, उसने हालात की नज़ाकत को भागते हुए बेबसी में डूबी एक हामी भर दी। श्री प्रकाश ने फिर चेतावनी दी, जैसे ही तुम घर पहुंचोगे तो तुम पर पुलिस के सारे अधिकारी टूट पड़ेंगे, कोई तुमसे रास्ता पूछेगा, कोई जगह पूछेगा, कोई आदमी असला पूछेगा। इस साले कई दिन तक तुम्हें सोने नहीं देंगे, एक से एक बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और तुमको बैठाकर ज्ञान की बीड़ी सुनाएंगे। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, समझदार आदमी हो, बात तो पता लगी जाएगी, कोई ना कोई अधिकारी फ़ोन करके बता देगा, अब इतना तो जान ही गए होगे कि पुलिस मेरा अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझदार हो समझ लो। मूलराज अरोड़ा गोखले मार किसी अपने आवास पर वापस आ गया। जैसा वादा करके आया था, पुलिस को सूचनाओं में गुमराह करता रहा और कोई सही बात पुलिस को नहीं बताई। पुलिस ने मूलराज के नंबर को पैरेलल लाइन पर लेकर सुनना शुरू कर दिया था। अगले दिन श्री प्रकाश का फिर फोन आया। हमेशा की तरह उसकी बेटी ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, अशोक सिंह बोल रहा हूँ। मूलराज ठीक ठाक पहुँच गए? हाँ, मेरी बात करा दो। मूलराज जब लाइन पर आ गया तो श्री प्रकाश ने कहा, पुलिस वालों ने तुम्हें घेर रखा होगा? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अपना वादा याद रखना, मैं जानता हूँ पुलिस फ़ोन सुन रही होगी, मैं हफ्ते या 10 दिन बाद फिर से बात करूँगा। फ़ोन रखते हुए श्री प्रकाश बोला। 21 जून को श्री प्रकाश के एक भाई का जन्मदिन था। ज़बरदस्त गर्मी और पसीना बहने वाला मौसम जारी था। बिना पानी के कुछ पौधे मुरझाने लगे थे। श्री प्रकाश ने अपने लोगों को बताया, जन्मदिन पर गोरखपुर चलूँगा, वहाँ कोई काम तो नहीं है। रवि राय और अशोक द्विवेदी आजकल पुलिस की मुखबरी कर रहे हैं, एक ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस और ज़्यादा सबूत तैयार कर लेगी। आनंद बोला। 21 जून को वो सब गोरखपुर पहुंच गए। भाई को दूसरी जगह बुलाकर 2 डिब्बे मिठाई और नए कपड़े दिए। इसे वह लखनऊ से लेकर आया था। फिर श्री प्रकाश ने आनंद से पूछा, यह रवि राय और अशोक द्विवेदी कहाँ पर है? 1 घंटे पहले अशोक द्विवेदी हाइडिल कॉलोनी में ही था। आनंद बोला। नीली बत्ती लगी हुई जिप्सी में श्री प्रकाश, सुधीर और आनंद बैठे और सीधे हाइडिल कॉलोनी पहुंचे। अशोक द्विवेदी के घर में घुसकर उसे 50 गोलियां दागी। उसके साथ मौजूद दान बहादुर भी मौके पर मारा गया। जब यह पता लगा कि रवि राय थोड़ी देर पहले ही मोटरसाइकिल से यहाँ से निकला है तो जिप्सी पर श्री प्रकाश और उसके साथ के लोग रवि राय को ढूंढने लगे। प्रेमचंद पार्क के पास रवि राय मोटरसाइकिल से आता दिखाई पड़ गया। जिप्सी पर श्री प्रकाश को देखते हुए मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा और फिर उसे वहीं दौड़ाकर 20 गोलियां दाग दी गई। वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद गोरखपुर में रेलवे के टेंडरों में उसका दबदबा खत्म हो गया। इसी बीच कुछ छोटे मोटे अपराधियों ने टेंडर लेने की कोशिश की। इन्हीं में एक भानु मिश्रा भी था, जो मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला था। श्री प्रकाश ने 2 बार भानु मिश्रा को चेतावनी भी दी कि DRM ऑफिस के पास दिखाई भी मत देना, लेकिन भानु मिश्रा और उसके साथ के लोग नहीं माने। उस समय तक मोबाइल फ़ोन उत्तर प्रदेश इस सर्किल में आ गया था, जिसकी शुरुआत 30 मार्च 1997 को हुई थी और लखनऊ में इसके टावर लगाए जा रहे थे। उस समय 2 ही मोबाइल कंपनियां थी, एक उषा फ़ोन और दूसरा SR फ़ोन। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में टावर लगाकर उसकी बाकी जिलों में शुरू करने का प्रयास भी हो रहा था, लेकिन लखनऊ में उषा और SR फ़ोन के शोरूम खुल गए थे और सिम में मोबाइल सेट बिकने लगे थे। श्री प्रकाश ने शुरुआती दौर में ही मोबाइल फ़ोन खरीद लिया था। श्री प्रकाश को यह सूचना मिली थी कि भानु मिश्रा टेंडर के सिलसिले में लखनऊ आया है और हुसैनगंज के दिलीप होटल में रुका हुआ है। श्री प्रकाश आनंद सुधीर सब मारुति गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली नीचे रिसेप्शन पर पूछा, भानु मिश्रा किस कमरे में रुका हुआ है? रिसेप्शन पर बैठे स्वागतकर्ता ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बताया, ऊपर चले जाइए, रूम नंबर 102 में है। ऊपर जाते समय एक वेटर नीचे आ रहा था। उसको रोककर श्री प्रकाश ने पिस्टल उसकी कमर में लगा दी और बोला, चलो रूम नंबर 102 का दरवाज़ा खटखटा कर खुलवाओ।
वेटर ने जब रूम नंबर 102 का दरवाज़ा खटखटाया तो उधर से दरवाज़ा तुरंत खोल दिया गया। उस समय कमरे के भीतर 4 लोग थे। दरवाज़ा खुलते ही श्री प्रकाश ने AK-47 का बस्ट फायर बैठे हुए लोगों पर झोंक दिया। छोटे से कमरे में सारी गोलियां दीवारों पर लगी और प्लास्टर टूट गया। उनसे निकलने वाली धूल पूरे कमरे में छा गई। कमरे में मौजूद चारों लोग इधर उधर भागने लगे। कोई पलंग के नीचे छुप गया तो कोई बाथरूम की तरफ भागा। एक ही मिनट में इतनी धूल हो गई कि कमरे में किसी को पहचानना मुश्किल हो गया। श्री प्रकाश चिल्लाता रहा, किधर गया बनुआ, लेकिन तब तक इतनी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर होटल के कमरों में मौजूद लोग बाहर आ गए। होटल में इतनी भीड़ देखकर श्री प्रकाश ने बाहर चलने का इशारा किया। जो लोग बाहर निकले थे उनकी तरफ AK-47 और पिस्टल दिखाई तो वे लोग भाग गए। श्री प्रकाश अपने साथियों के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे रिसेप्शन पर आया और रिसेप्शन पर बैठे लड़के से कहा, गलती से भी पुलिस को फ़ोन न कर देना, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। यह कहते हुए एक बैग अपने कंधे पर डालकर अपने साथियों के साथ होटल से बाहर आ गया। दिलीप होटल लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे के बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। बहुत सारे लोगों ने एक व्यक्ति को कंधे पर टंगे हुए बैग के साथ 3-4 लोगों को बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि लोग होटल के भीतर कोई कांड करके निकलने वाले अपराधी हैं। श्री प्रकाश और साथियों के बाहर निकल जाने के बाद होटल में बैठे बदहवास लोगों ने डरते डरते लगभग 10 मिनट बाद बाहर निकलकर यह सुनिश्चित किया कि वे लोग चले गए हैं। इसके बाद भी रिसेप्शन पर बैठने वाले लड़के की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह होटल के फ़ोन से पुलिस को इस घटना की सूचना दे सके। कुछ देर बाद होटल से करीब 20 कदम की दूरी पर स्थित एक PCO से उसी रिसेप्शनिस्ट ने जाकर थाना कैसरबाग को सूचना दी। कुछ लोग आए थे, उन्होंने होटल के कमरे में गोलीबारी की है और गोलीबारी करके चले गए हैं। थोड़ी ही देर में CO कैसरबाग राजेश पांडे, SP सिटी सत्येंद्र वीर सिंह, SSP सुदेश कुमार सिंह और तमाम पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। कमरे में एक नौजवान लड़के की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। भानु मिश्रा के हाथ में गोलियां लगी थी और बाकी दोनों के भी हाथ या पैर में गोलियां लगी थी। उस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था और दिलीप होटल विधानसभा से बहुत दूर नहीं था। लखनऊ में AK-47 से हत्या की यह पहली घटना थी। मौके पर पहुंचे सभी पुलिस अधिकारियों को AK-47 के बहुत से खोखे भी मिले। विधानसभा में हंगामा हो गया और लगभग 11:30 या 12 बजे तत्कालीन DG पुलिस श्री राम अरुण और ADG कानून व्यवस्था भी मौके पर पहुंच गए। पहले से ही दबाव में चल रही लखनऊ पुलिस इस घटना से और ज्यादा दबाव में आ गई। होटल से बाहर निकलने के बाद श्री प्रकाश ने भानु मिश्रा के घर लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। भानु के भाई ने फोन उठाया। श्री प्रकाश ने कहा, बनुआ को मार दिया है, कफन लेकर लखनऊ आ जाओ और लाश ले जाओ। भानु के भाई ने SSP गोरखपुर के यहाँ यह सूचना दी कि ऐसा फोन आया है। थोड़ी देर बाद उसने SSP लखनऊ के यहाँ भी टेलीफोन किया और टेलीफोन पर ड्यूटी करने वाले व्यक्ति से पूछा, क्या कहीं कोई ऐसी घटना घटित हुई है? मेरे पास इस तरह का फोन आया है। टेलीफोन पर मौजूद सिपाही ने कहा, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भानु मिश्रा के भाई अपने पूरे परिवार के साथ तुरंत गोरखपुर से चल दिए। भानु मिश्रा बच गया था और उसके हाथ में गोली लगी थी। पुलिस अधिकारियों ने भानु से भी पूछताछ की और उससे जानने की कोशिश की गोली किसने मारी है। भानु ने बताया किसी अशोक सिंह का बार बार फोन आता था, लेकिन मारने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि श्री प्रकाश शुक्ला से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। शाम को DG पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग हुई और कहा गया कि बहुत हो गया, अब इस पूरे गैंग को खत्म करना पुलिस की प्रमुख वरीयता है। टीमें बनाकर जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश देकर मीटिंग समाप्त कर दी गई। भानु मिश्रा और उसके परिवार के लोगों से गहन पूछताछ शुरू की गई। चूंकि भानु मिश्रा भी गोरखपुर का ही रहने वाला था, इसलिए पुलिस की उम्मीद थी कि भानु मिश्रा से श्री प्रकाश और उसके गैंग के बारे में शायद कोई जरूरी जानकारी मिल सके। जब भानु के भाई से पूछा गया कि उसके पास फोन किस समय आया था, तो जो समय उसने बताया था उसमें और घटना के बीच में मुश्किल से 5 मिनट का अंतर था। लेकिन ये मिनट नहीं थे, महज ये गैर मामूली घंटों की मानिंद महसूस हो रहे थे। और यशपाल का कालजयी उपन्यास 12 घंटे याद आ रहा था। बहरहाल अनुमान यह लगाया गया कि दिलीप होटल से 500 मीटर के आसपास किसी PCO से फोन किया गया होगा। हो सकता है PCO वाले इन लोगों के बारे में कोई जानकारी दे सके। पूरी रात PCO खंगाले गए कि शायद किसी PCO पर भानु मिश्रा के घर का लैंडलाइन नंबर मिल जाए, लेकिन किसी भी PCO से गोरखपुर के इस नंबर पर फोन किया हुआ नहीं पाया गया। और इस मामले में फिलहाल हताशा ही आग लगी। पहली बार सभी PCOs के नंबर लेकर GM टेलीफोन से बातचीत की गई कि सभी PCOs के बिलिंग सिस्टम से जानकारी निकाली जाए कि किस नंबर से यह फोन श्री प्रकाश शुक्ला ने भानु प्रकाश के घर पर किया था।
अगले दिन सवेरे 11 बजे टेलीफोन अधिकारियों ने बताया कि यह फ़ोन किसी ऐसे पीसीओ से तो नहीं किया गया जहां घटनास्थल से 10 या 15 मिनट में पहुंचा जा सकता हो, जबकि यह फ़ोन घटना के 5 मिनट बाद ही बानू के भाई ने रिसीव किया था। इसी बीच टेलीफोन के अधिकारियों ने बताया लखनऊ में मोबाइल कंपनी उषा फ़ोन ने अपना नेटवर्क शुरू कर दिया है और इसकी कॉल्स टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से मैच्योर हो रही हैं, लेकिन इस नंबर के बारे में जानकारी मोबाइल फ़ोन के स्विच से ही पता लग सकती है। पुलिस को यह पता नहीं था कि उक्त मोबाइल का स्विच कहां पर है, लेकिन सबके मन में ऊपर वाले के मेन स्विच की चिंता थी। जानकारी करने पर यह पता लगा कि श्रीराम टावर में उषा फ़ोन का स्विच है और वहां से इसका पता लग सकता है। सीईओ कैसरबाग को यह काम दिया गया कि वह मोबाइल कंपनी से संपर्क करके पता करने की कोशिश करे। उस समय मोबाइल कंपनी का बिल्कुल नया ऑफिस खुला था और वहां पर उषा फ़ोन के सबसे बड़े अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह बैठते थे। सीईओ कैसरबाग ने जब मुझसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि इस तरह की जानकारी कैसे हासिल होगी यह उन्हें नहीं पता, लेकिन अपने तकनीशियन हेड से पूछकर वो जरूर जानने की कोशिश करेंगे। 2 दिन बाद राजेंद्र कुमार सिंह ने यह बताया जानकारी प्राप्त हो गई है, पर आप लोगों को कार्यालय आना होगा। सीईओ कैसरबाग, राजेश पांडे और एसएसपी रजनीकांत मिश्रा वहां पहुंचे। आरके सिंह ने बताया देखिए अभी तो हमारा स्विच सिर्फ यह संदेश देता है कि कॉल इनकमिंग है या आउटगोइंग और कॉल की अवधि क्या है। एसएमएस हुआ है तो कुल चार्ज कितना हुआ। स्विच के इंजीनियर से दिल्ली में बात करके इस नंबर की गोरखपुर के लैंडलाइन नंबर के साथ जानकारी ली गई और जिस मोबाइल नंबर से कॉल की गई है उसका समय और कितनी देर तक बात हुई, इस तरह की सारी जानकारी मिल रही। आरके सिंह ने यह भी बताया मोबाइल फोन में भारत का जो पता कार्यालय में उपलब्ध है वह विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ का है। यह घर प्रतापगढ़ के पूर्व मंत्री राम नरेश शुक्ला की बेटी का है और इस नंबर को जब से खरीदा गया है तब से अब तक की कॉल रिकॉर्ड निकालने पर मोबाइल धारक के संपर्क में रहने वाले लोगों और उनकी आवाजाही कहां पर है इसका पता लग सकता है। आरके सिंह की बात सुनकर एसएसपी और सीईओ कैसरबाग अवाक रह गए कि ऐसे कैसे पता चल सकता है भला। 2 दिन बाद शाम को 5 बजे आरके सिंह ने फिर एसएसपी लखनऊ को सूचित किया आप लोग आ जाएं, उस मोबाइल नंबर की पूरी डिटेल आ गई है। साथ ही आरके सिंह ने यह भी आग्रह किया था आप लोग वर्दी में ना आए क्योंकि अखबारों में पढ़कर मुझे भी अंदाजा है कि आप किसके बारे में जानकारी चाहते हैं। मोबाइल से कैसे किसी के आवागमन, संपर्क और लोकेशन का पता लग सकता है ये जानने की उत्सुकता में एसएसपी लखनऊ रजनीकांत मिश्रा और क्षेत्राधिकारी कैसरबाग श्रीराम टावर की ओर पैदल ही चल दिए। शादी वर्दी में जब दोनों लोग आरके सिंह के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति कमरे में न हो और सिर्फ उनके टेक्निकल हेड श्री सरकार मौजूद रहे। 25-30 पृष्ठों का एक प्रिंटेड कागज सामने रखा गया और मिस्टर सरकार ने बताना शुरू किया कि सबसे पहले कॉलम में जो नंबर है वह जिस नंबर से कॉल किया गया है वही है। दूसरे कॉलम में वे नंबर हैं जिन्होंने कॉल को रिसीव किया है। तीसरे कॉलम में जो ओ शब्द दर्ज है या आउटगोइंग कॉल्स के लिए चिन्हित है। इसी तरह आई शब्द इनकमिंग कॉल्स के लिए है और एस शब्द एसएमएस के लिए इंगित किया गया है। इसके बाद में कॉल की अवधि और अंतिम कॉलम सेल आईडी का है। यह पूछने पर कि यह सेल आईडी क्या होता है तो उन्होंने बताया हमारे टावर जहाँ लगे हुए हैं यानी जिस टावर से यह कॉल रिसीव करके आगे बढ़ाई गई है उसका स्थान, नाम में पता ही सेल आईडी है। लेकिन उस समय रिपोर्ट में सेल आईडी के स्थान पर कुछ अंक लिखे हुए थे, स्थान के नाम नहीं लिखे हुए थे। मिस्टर सरकार से पूछने पर कि इन अंकों से यह कैसे पता लगेगा कि टावर कहाँ लगे हैं तो उन्होंने ये बताया अभी लखनऊ में हमारे टावर लगाए जा रहे हैं लेकिन सभी टावर अभी तक नहीं लगाए जा सके हैं। हाँ, जो टावर लगे हैं उन टावरों के माध्यम से ही कॉल्स जाती है, उनकी सूचना हम दे देते हैं। थोड़ी देर में 40-50 पन्नों की एक और सूची आरके सिंह ने उपलब्ध कराई। इस सूची को लेकर एसएसपी लखनऊ सीधे अपने घर पहुंचे। वहीं पर एसपी सिटी सत्येंद्र वीर सिंह को बुलवाया गया और 10 बजे रात से उसका अध्ययन शुरू किया गया। यह छानबीन और अध्ययन एक तरह का नया अजूबा था। हर लैंडलाइन नंबर का नाम, पता, टेलीफोन डायरेक्टरी द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन करके पूछना और फिर वह फ़ोन कहाँ से किया गया वगैरह वगैरह। 2 टेलीफोन कॉल्स के बीच कितनी दूरी थी और किस संभावित रास्ते से वह गया होगा, यह जानकारी जैसे जैसे मिलती चलती जा रही थी सबको बहुत आश्चर्य सा हो रहा था। उस तरह की विचित्र जानकारी प्राप्त करते करते कब सुबह के 4 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। कुछ ही देर बाद बाल सूर्य अपनी लालिमा के साथ आसमान में चमकने वाला था। इतनी जानकारी के बाद यह तय हो गया था कि जिस नाम पते पर मोबाइल फोन लिया गया है उसका श्री प्रकाश शुक्ला से जरूर कोई न कोई निकट का संबंध होगा। अगले दिन शाम को सब लोग फिर इकट्ठा हुए और कॉल डिटेल में जितने नंबर आए थे उनके बारे में गहन अध्ययन किया गया।
इससे जो बातें प्रमुख रूप से उभर कर आई वो ये थी कि श्री प्रकाश और गैंग का बिहार में काफी आना जाना था। बिहार के मोकामा के कई पीसीओज के ऐसे नंबर जिनसे बातचीत करने पर पता लगा कि सभी नंबर सूरजवान के घर के आसपास अथवा सूरजवान के रुकने के ठिकानों के आसपास के थे। पटना और मुजफ्फरपुर के भी कई नंबर उसमें मिले, जिसमें अधिकतर राजनीतिक व्यक्तियों के थे। कॉल डिटेल रिपोर्ट से यह भी पता लगा कि बिहार में श्री प्रकाश और उसके रुकने का स्थान ज्यादातर मोकामा में रहा है। इसके अलावा गोरखपुर, लखनऊ और बनारस के नंबर भी मिले, लेकिन उस समय तक दिल्ली के बहुत कम नंबर उसमें प्राप्त हुए थे। एसएसपी लखनऊ ने उषा फोन के आरके सिंह से दोबारा बात की और यह जानने की कोशिश की कि टेलीफोन के बिल के अलावा यदि तुरंत किसी की जानकारी चाहिए हो तो क्या यह स्विच से संभव है। आरके सिंह ने बताया, हमारी बिलिंग साइकिल 15-15 दिनों की है। 15 दिन बाद ही हम मोबाइल नंबर के बारे में बता सकते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको जितनी जल्दी का लोकेशन मिल सकता है उतनी जल्दी का लोकेशन बता दें। अगले दिन उन्होंने बताया, पिछले हफ्ते 3 दिन उसकी लोकेशन लगातार विनय खंड गोमती नगर लखनऊ की रही है। सभी लोगों ने अंदाजा लगाया कि विनय खंड गोमती नगर के उस पते पर जिस पते पर यह मोबाइल फोन लिया गया है वहां पर एक बार चलकर देख लेते हैं, शायद आज रात भी वह मिल जाए। एसपी रजनीकांत मिश्रा ने कहा कि वह स्वयं इस रेट में चलेंगे। सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे ने मना किया कि हम लोग देख लेंगे, लेकिन वह नहीं माने। एक पार्टी भेजकर पहले उस मकान के बारे में पता किया। मकान के बाहर वही नेम प्लेट और पता लिखा था जिस पते पर मोबाइल फोन दिया गया था। घनघोर अंधेरी उस रात के लगभग 1:30 बज रहे होंगे जब रेड वाली पार्टी के सभी लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और बुलेट प्रूफ हेलमेट भी लगा रखा था। मकान का ताला बाहर से बंद था। मकान को चारों तरफ से घेर कर और दीवार फांदकर भीतर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रजनीकांत मिश्रा, सत्येंद्र वीर सिंह और राजेश पांडे के हाथों में AK-47 थी। बाकी लोग भी AK-47 लिए हुए बाउंड्री के बाहर खड़े थे और 2 सिपाही बगल के मकानों से कूदकर उस मकान की छत पर आ गए। दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। काली रात में ऐसा लगा कि खामोशी का सैलाब बढ़ता जा रहा है। कानों के आसपास अपने आप सरगोशियां होने लगी थी कि शायद श्री प्रकाश अपने गैंग के साथ भीतर ही है, इसलिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। रेड पार्टी के सभी लोग चौकन्ने हो गए। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो यह तय किया गया कि धक्का देकर दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया जाए। जैसे ही दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, घर के अंदर की लाइट जल गई और किसी महिला ने भीतर से आवाज लगाई। रजनीकांत मिश्रा ने तुरंत जवाब दिया, मैं एसएसपी लखनऊ हूँ, दरवाजा खोल दीजिए। महिला सवाल करती रही कि कोई क्यों दरवाजा खुलवाना चाहते हैं। रजनीकांत मिश्रा ने इस बार तेज आवाज में कहा, दरवाजा खोलिए। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। उस महिला के हाथ में एक लैंडलाइन फोन था जिसका चोंगा वह हाथ में लिए हुए। लीजिए, बात कर लीजिए। रजनीकांत मिश्रा ने पूछा, कौन है? उसने कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम लिया। तब उन्होंने कहा, पहले हम मकान की तलाशी लेंगे, तब किसी से बात करेंगे। और सभी लोग घर के भीतर दाखिल हो गए। एक एक कमरे की तलाशी ली गई। 2 लड़कियों के सिवा कोई अन्य व्यक्ति वहां नहीं मिला। पूछने पर महिला ने बताया कि ये दोनों उनकी लड़कियां हैं। महिला से पूरी जानकारी लेने के बाद सभी लोग वहां से चले आए। पूरी रेड टीम को खाली हाथ लौटने का मलाल था। एक नीमकश तीर था हर किसी के जिगर में।